पिछले जन्म में मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे खरगोश का टैटू बनवाया था, लेकिन किसे पता था कि प्रलय आने के बाद टैटू ही शक्तियां जागृत करने का जरिया बन जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड स्पिरिट रैबिट में बदल गई और मुझे हर जगह छिपाकर बचाती रही, जबकि मेरे पास कोई टैटू नहीं था, इसलिए मैं एक भी शक्ति जागृत नहीं करवाया। मैं सिर्फ बेबस होकर देखता रहा कि वह अकेले ही भयानक दानवों से लड़ रही है। आखिरकार मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। पछतावे और दर्द के साथ जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं प्रलय आने से ठीक एक दिन पहले पुनर्जन्म ले चुका हूँ। इस बार मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और सीधे टैटू शॉप पहुंच गया। मैंने कसम खाई कि इस बार मैं फूड चेन के सबसे ऊपरी स्तर पर खड़ा रहूंगा। मेरी छाती पर पांगु द्वारा आकाश और धरती को अलग करने वाला टैटू बनेगा। पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचने वाला टैटू। बाएं पैर पर डोंगहुआंग दाइयी और दाएं पैर पर महान वानर राजा गईतियान द शेंग। 8 मास्टरों के हाथ से टैटू मशीनें गिर पड़ी और वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? पांगु का टैटू ही पहले से फॉरबिडन डेस्टिनी माना जाता है और तू ऊपर से 9 ड्रैगनों वाला टैटू भी बनवाना चाहता है। वह कोई साधारण मिथिकल टोटम नहीं, बल्कि करोड़ों जीवों का विनाश करने वाला फॉरबिडन टैटू है। मैं ठंडे स्वर में हंस पड़ा। अगर 1 मिलियन कम है तो मैं 10 मिलियन दूंगा। मुझे चाहिए कि आप खुद सुई चलाएं और बाकी लोग आपकी मदद करें। 7 दिनों के अंदर यह काम पूरा होना चाहिए। मास्टर का चेहरा बदल गया। 7 दिन? तुम पागल हो गए हो। इतने बड़े टैटू को 7 दिनों में पूरा करना नामुमकिन है। मैंने अपनी जेब से एक सूची निकाली और मेज पर फेंक दी। मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल, बायोनिक रिपेयर पैच, इंपोर्टेड पेन किलर और एंटी इन्फेक्शन मेडिसिन, सब कुछ मैं पहले ही तैयार कर चुका हूँ। आप सिर्फ टैटू बनाइए, जान की जिम्मेदारी मेरी। मास्टर मुझे घूरता रहा। पूरे 30 सेकंड तक वहाँ सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार वह झुका टैटू मशीन उठाता है और भारी आवाज में कहता है, ठीक है, मैंने पूरी जिंदगी देवताओं के टैटू बनाए हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा पागल कभी नहीं देखा। ये काम मैं स्वीकार करता हूँ। 3 दिन बाद जियांगजो शहर के बाहरी इलाके की गहरी पहाड़ियों में ब्लैकस्टोन नाम के एक परित्यक्त भूमिगत बेस में, यह जगह ऊपर से देखने पर शीत युद्ध के समय का एक पुराना एयर रेड शेल्टर लगती थी। बाद में इसे एक हेवी सिक्योरिटी प्रिजन में बदल दिया गया था, लेकिन मैं जानता था कि इसकी असली पहचान क्या है। यह पुराने युग का सील किया हुआ अंडरग्राउंड कमांड सेंटर था। इसकी मुख्य संरचना, एनर्जी वेल, वेंटिलेशन टनल और वाटर स्टोरेज सिस्टम आज भी मौजूद है। मैं यहाँ जंगल में नया ठिकाना बनाने नहीं आया था, बल्कि इसे दोबारा चालू करने, मजबूत बनाने और इसकी फायर पावर सिस्टम को बहाल करने आया था। इन 3 दिनों में मैं केवल एक बार ब्लैकस्टोन बेस गया। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, संरचना की जांच की और यह सुनिश्चित किया कि एनर्जी वेल तथा वेंटिलेशन सिस्टम अभी भी काम करने लायक है। बाकी सारे काम मैंने अपने वकीलों और कंस्ट्रक्शन टीम को सौंप दिए। मैं, जो पूरे जियांगजो में सबसे बड़ा फिजूल खर्च अमीर माना जाता था, सिर्फ इसे खरीदना नहीं चाहता था, बल्कि इसे पूरी तरह बदल देना चाहता था। मैंने बिना हिचकिचाए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए और आदेश दिया, देश की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन टीम से संपर्क करो। 10 दिनों के भीतर मुझे यहाँ ऐसी प्रलयकालीन फोर्ट्रेस चाहिए जिसमें एक मक्खी भी घुस न सके। 5 मीटर ऊंची मिलिट्री ग्रेड अलॉय वॉल, करोड़ों टन दबाव झेलने वाला ब्लास्ट प्रूफ गेट, टॉप लेवल इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम और नीचे सील की गई एनर्जी अलॉय फैसिलिटीज, सब कुछ रिपेयर करके दोबारा चालू किया जाए। मैंने 100 मिलियन नकद निकाल दिए। 10 दिनों के भीतर पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं 3 गुना मजदूरी दूंगा। 24 घंटे लगातार काम चलेगा। मेरे एक के बाद एक आदेशों के साथ पूरा जियांगजो हिल उठा। इसी दौरान टैटू शॉप में मास्टर खुद मेरे शरीर पर सुई चला रहा था, जबकि उसके 3 शिष्य रंग भरने, लाइन खींचने और त्वचा साफ करने में मदद कर रहे थे। मेरी पीठ पर बने 9 ड्रैगनों वाले टैटू में पहली काली ड्रैगन की आकृति पूरी हो चुकी थी। हालांकि उसकी आंखें अभी नहीं बनाई गई थीं, लेकिन फिर भी उससे एक अजीब दबाव महसूस हो रहा था। मेरे दोस्त शू शियाओ दाओ बगल में बैठा था। उसकी बाईं बांह पर बना नज़ा का टैटू लगभग पूरा हो चुका था और बेहद भयानक दिखाई दे रहा था, जबकि जियांग शिंगई बगल के निजी कमरे में था, जहां एक महिला टैटू आर्टिस्ट उसके 9 स्वर्गीय देवी वाले टैटू की बारीकियां पूरी कर रही थी। मेरा फोन लगातार मेरे पास रखा था। स्क्रीन पर वकीलों, एजेंटों, कंस्ट्रक्शन टीम और मटेरियल सप्लायर्स के संदेश लगातार आ रहे थे। एक तरफ मैं सुई की पीड़ा सह रहा था और दूसरी तरफ अपनी सारी संपत्ति बेचकर पहाड़ों के बीच उस परित्यक्त जेल को खरीदने में लगा हुआ था। तभी मैंने एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप खोला और शहर की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहले नंबर पर चल रहे लाइव रूम में प्रवेश किया। वहां कोई और नहीं बल्कि मेरा कट्टर दुश्मन जियांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा शू रुई था। लाइव स्ट्रीम में शू रुई शहर के बीचों बीच बनी अपनी आलीशान हवेली में बैठा था। वह हाथ में रेड वाइन का गिलास घुमा रहा था और हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। किनली को आखिर क्या हो गया है? क्या उसे कोई बड़ा झटका लग गया है? वह जाकर पूरे शरीर पर गैंगस्टर जैसे टैटू बनवा रहा है। सच कहूं तो यह देखकर हंसी नहीं रुक रही। कैमरा हिलने के दौरान झाओ यूचिंग की कमर के पास एक नया लाल फूल जैसा टैटू दिखाई दिया, जो खून की तरह चमकीला और रहस्यमयी लग रहा था। मैंने उस पर एक नजर डाली और मेरी आंखें हल्की ठंडी हो गईं। ब्लड फ्लावर टैटू। पिछले जन्म में झाओ यूचिंग के पास यह टैटू नहीं था। लगता है इस बार शू रुई को खुश करने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। शू रुई उत्साह से कैमरे की तरफ देखकर बोला, दोस्तों, कौन समझेगा मेरी बात? किनली ने न सिर्फ उस पहाड़ी इलाके के टूटे फूटे बंकर पर पैसा बर्बाद किया, बल्कि सुना है कि उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च करके अलग अलग सुपरमार्केट से सुअर का मांस और चावल खरीदकर जमा कर लिया है। लगता है वह सच में उस बंकर में पूरी जिंदगी बिताने वाला है। यह सुनते ही लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां फट पड़ी। धत तेरे की, गरीबी ने मेरी कल्पना शक्ति को सीमित कर दिया। क्या सारे अमीर लोगों की मानसिक स्थिति इतनी एडवांस होती है? जियांग
शिनई तो हमारी देवी है, वह भी उसके साथ बंकर में रहने चली गई। पुष्टि हो गई, यह आदमी पूरी तरह मानसिक रूप से असामान्य है, इसे सीधे मेंटल हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। इंटरनेट पर फैलते मजाक और दानों को देखकर शू शियाओदाओ गुस्से से कांपने लगा। भाई लिए वह हरामखोर शू रुई, लेकिन मैं सुई के मेरी त्वचा में चुभने की पीड़ा महसूस करते हुए स्क्रीन पर शू रुई का घमंडी चेहरा देखता रहा। मेरी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। अभी जितना ऊंचा कूद रहा है, बाद में उतना ही बुरी तरह रोएगा। शियाओदाओ, सप्लाई ट्रकों पर नजर बनाए रखो, हमारे प्रलयकालीन किले में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरे पुनर्जन्म को पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में मैं लगभग इस भूमिगत कमरे से बाहर नहीं निकला। मास्टर गुइफू और उसके 3 शिष्य बारी बारी से काम करते रहे। दिन में लाइनें बंदी, रात में रंग भरे जाते और देर रात टैटू की मरम्मत और सुधार होता। मेरी त्वचा को बचाने के लिए मैंने ब्लैक मार्केट से मिलिट्री ग्रेड रिकवरी जेल और बायोनिक रिपेयर पैच भी मंगवाए थे। हर बार जब कोई हिस्सा पूरा होता, उसे तुरंत रिकवरी जेल से सील कर दिया जाता, नहीं तो इतनी तीव्र प्रक्रिया में मेरी त्वचा बहुत पहले ही जवाब दे चुकी होती। 7वें दिन की देर रात सबसे अंदर वाले कमरे में टैटू मशीन की आवाज आखिरकार रुक गई। शू शियाओदाओ के हाथ पर बने नज्हा और एरलांग शेन के टैटू 2 दिन पहले ही पूरे हो चुके थे। जियांग शिनई का 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टैटू भी कल पूरा हो गया था और अब मेरे शरीर पर 4 महान फॉरबिडन टोटम आखिरकार पूर्ण हो चुके थे। छाती पर पांगू द्वारा सृष्टि निर्माण, पीठ पर 9 ड्रैगनों द्वारा ताबूत खींचना, बाएं पैर पर डोंगहुआंग ताई और दाएं पैर पर महान वानर राजा। मास्टर गुइफू ने दस्ताने उतारे और मेरे शरीर पर बने चित्रों को देखकर लंबी सांस छोड़ी। पूरा हो गया। जिंदगी भर टैटू बनाए हैं, लेकिन इतना बड़ा काम कभी नहीं किया। पांगू, 9 ड्रैगन, डोंगहुआंग ताई और महान वानर राजा, सिर्फ इस एक सेट के दम पर पूरे जियांगजोउ के टैटू जगत में कोई भी मेरे गुइफू से ऊपर होने का दावा नहीं कर सका। मैं कुर्सी से उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। 4 फॉरबिडन टोटम मेरे सीने, पीठ और पैरों पर फैले हुए थे। हर रेखा प्राचीन, भारी और धारदार लग रही थी। खासकर पीठ पर बना 9 ड्रैगनों वाला टैटू। 9 काले ड्रैगन दोनों ओर लिपटे हुए ऊपर उठ रहे थे। उनकी चमकदार शल्कें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। 9 पूंछें पीठ के बीचों बीच मिल रही थीं और एक प्राचीन काले ताबूत को खींच रही थीं। उस ताबूत पर रहस्यमयी जंजीरें लिपटी हुई थीं। हालांकि वह सिर्फ एक टैटू था, लेकिन उसे देखते ही दिल पर एक अजीब दबाव महसूस होता था। शू शियाओदाओ मेरे चारों ओर घूमकर देखने लगा और अनायास ही निगल गया। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से बनते हुए न देखा होता तो मुझे लगता कि यह रात को खुद ही जीवित हो जाएगा। मैंने कपड़े पहनकर अपने सारे टैटू ढक लिए। अभी ये सिर्फ टैटू हैं, लेकिन जब लाल चांद उतरेगा तभी ये सच में जागेंगे। शियाओदाओ चौंक गया। लाल चांद? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस फोन निकालकर समय देखा। लाल चांद के आने में अब सिर्फ 12 दिन बाकी थे। चलो ब्लैकस्टोन बेस चलते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने प्रलयकालीन किले का निरीक्षण करें। 2 घंटे बाद हम जियांगजोउ शहर के बाहरी पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैकस्टोन बेस पहुंच गए। वहां का प्रारंभिक निर्माण पूरा हो चुका था। भूमिगत वेंटिलेशन सिस्टम, ऊर्जा केंद्र और इकोलॉजिकल सर्कुलेशन सिस्टम दोबारा चालू किए जा चुके थे। अगले 12 दिनों तक मैंने लगभग आराम नहीं किया। डीजल, भारी ऑफ रोड व्हीकल्स, बैकअप जनरेटर्स, मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स और जितनी भी सर्वाइवल सप्लाईज खरीदी जा सकती थी, मैंने सब खरीद ली। बाहर की दुनिया को लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि सभ्य दुनिया के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लाल चांद के आने से 1 दिन पहले आखिरी खेप भी ब्लैकस्टोन बेस में पहुंच गई। गोदाम के अंदर चावल, आटा, पीने का पानी, डिब्बा बंद भोजन, ताजा मांस, दवाइयां, डीजल, बैकअप जनरेटर्स और मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्टिव सूट्स पहाड़ों की तरह जमा थे। 3 मंजिला भूमिगत गोदाम लगभग पूरी तरह भर चुका था। शू शियाओदाओ दरवाजे पर खड़ा होकर आंखें फाड़े देख रहा था। भाई लिए, क्या आप यहाँ अगले जन्म तक रहने वाले हैं? जियांग शिनई भी चुपचाप सब देख रही थी। वह पहले से जानती थी कि मैंने बड़ी मात्रा में सामान जमा किया है, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से यह विशाल भूमिगत गोदाम देखा तो उसके माथे पर भी शिकन आ गई। किन लिए? आखिर आप किस चीज से डर रहे हैं? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं धीरे धीरे गोदाम के बीचों बीच चला गया और अपना दाहिना हाथ उठाया। अगले ही पल एक चमक हुई। 3 मंजिला ऊंचाई तक जमा हजारों टन सामान अचानक हवा में गायब हो गया। कुछ ही सेकंड पहले तक भरा हुआ गोदाम अब पूरी तरह खाली था। वहां सिर्फ भारी सामान के दबाव से बने निशान और हवा में बची डीजल तथा अनाज की गंध रह गई थी। शू शियाओदाओ वहीं जम गया। पहले उसने पलकें झकाईं, फिर आंखें मल लीं और आखिर में दौड़कर गोदाम के बीच पहुंच गया। खाली जमीन के चारों ओर 3 चक्कर लगाने के बाद वह अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज तक बदल गई थी। धत तेरे की, सामान कहाँ गया? इतना बड़ा गोदाम भरा हुआ था। मैंने बस एक बार आंख बंद करके खोली और हजारों टन सामान गायब हो गया। यह कोई जादू है क्या? जियांग शिनई की प्रतिक्रिया शियाओदाओ जितनी नाटकीय नहीं थी, लेकिन उसकी हमेशा शांत रहने वाली आंखों में भी साफ झटका दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भाई लिए, आखिर ये सब क्या है? मैं कुछ देर चुप रहा। अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। लाल चांद के आने में 24 घंटे से भी कम समय बचा था। उन्हें सच्चाई जाननी ही थी। मैंने धीरे से कहा, ये एक पॉकेट स्पेस है। इसका संबंध मेरे शरीर में हुए कुछ विशेष बदलावों से है। पुनर्जन्म की बात मैंने अभी पूरी तरह नहीं बताई। भरोसे की कमी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा सच बताना उनके मानसिक दबाव को बढ़ा देता। मैंने आगे कहा, तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि यह स्पेस बड़ी मात्रा में सामान स्टोर कर सकता है। इसके अंदर समय लगभग रुक जाता है। खाना खराब नहीं होगा, दवाइयां एक्सपायर नहीं होंगी, डीजल, हथियार और कीमती धातुएं भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती हैं। शू शियाओदाओ का मुंह खुला का खुला रह गया। तो आपने इतना सारा सामान गोदाम में रखने के लिए नहीं खरीदा था, बल्कि अपने साथ लेकर चलने के लिए खरीदा था। भाई लिए, आखिर आप हमसे क्या छिपा रहे हैं? मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, कल रात जब लाल चांद आसमान में उतरेगा तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कल रात ठीक 12 बजे आसमान का चांद खून की तरह लाल हो जाएगा। उस
उसके तुरंत बाद धरती की गहराइयों से काला धुंध निकलेगा और पूरी दुनिया को ढक लेगा। सभी जानवर और पौधे पागलों की तरह म्यूटेट हो जाएंगे और इंसानों को खाने वाले राक्षस बन जाएंगे। पौधे जीवित लोगों को निगल जाएंगे। शहर कुछ ही घंटों में अपना सारा ऑर्डर खो देंगे और मानव सभ्यता एक ही रात में ढह जाएगी। गोदाम के अंदर मौत जैसी खामोशी छा गई। शू शियाओदाओ के होंठ हिले, लेकिन इस बार उसने कोई मजाक नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले ही उसने अपनी आंखों से हजारों टन सामान को हवा में गायब होते देखा था। उस दृश्य ने उसकी पूरी समझ और तर्क को तोड़ दिया था। जियांग शिनई ने भी कोई विरोध नहीं किया। वह सिर्फ मेरी आंखों में देखती रही और धीरे से बोली, सबूत। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जो तुमने अभी देखा वह उन्हीं सबूतों में से एक है, और दूसरा सबूत तुम्हारे शरीर पर बने टैटू हैं। जियांग शिनई ने अनायास अपने शरीर पर बने टैटू की तरफ देखा। मैं आगे बोला, लाल चांद की ऊर्जा इंसानों के शरीर पर बने टैटू को सक्रिय कर देगी। वे साधारण टैटू नहीं रहेंगे, बल्कि असली टोटम एवेटार बन जाएंगे। सामान्य टैटू सिर्फ सबसे साधारण फिजिकल एनहांसमेंट देंगे। भयानक पशुओं के टैटू बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति देंगे, जबकि मिथिकल टोटम असली एवेटार जागृत करेंगे। जितना अधिक प्राचीन और पूर्ण टोटम होगा, उसकी डेस्टिनी उतनी ही शक्तिशाली होगी, और जागृत होने के बाद उसकी ताकत उतनी ही भयानक होगी। शू शियाओदाओ अचानक समझ गया, तो आपने मुझे नजहा और एयरलांग शेन के टैटू इसलिए बनवाए ताकि मैं जीवित रह सकूं? मैंने सिर हिलाया। तुम्हारे नजहा और एयरलांग शेन दोनों टॉप लेवल मिथिकल टोटम हैं। अगर तुम लाल चांद की अवेकनिंग को सहन कर गए तो अधिकांश अवेकनर्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। फिर मैंने जियांग शिनई की तरफ देखा। शिनई, तुम्हारा 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कमांड जैसी कई हाई लेवल एबिलिटीज देता है। भविष्य में मेंटल करोजन, पॉइजन, पोल्यूशन और स्पिरिचुअल इरोजन जैसी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। उस समय तुम्हारा टोटम बेहद महत्वपूर्ण होगा। जियांग शिनई ने गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे से अविश्वास धीरे धीरे गायब हो रहा था और उसकी जगह तनाव ले रहा था। तो तुमने अपनी सारी संपत्ति बेची, ब्लैकस्टोन बेस खरीदा, इतने सारे रिसोर्सेज जमा किए और हमें टैटू बनवाए। ये सब कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तुम्हें पहले से पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर थी। तभी शू शियाओदाओ का चेहरा अचानक बदल गया। रुको भाई, लिए तो मेरे माता पिता का क्या? वे अभी भी शहर के दक्षिणी इलाके में अपनी रिपेयर शॉप पर हैं। मैंने तुरंत कहा, घबराओ मत, मैंने पहले ही लोगों को उन्हें लेने भेज दिया है। शू शियाओदाओ स्तब्ध रह गया। क्या कहा? मैंने फोन स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। उस पर सिक्योरिटी कॉन्वॉय का रियल टाइम वीडियो चल रहा था। एक काली आर्मर्ड बिजनेस व्हीकल पुराने दक्षिणी इलाके की सड़क पर खड़ी थी। दरवाजा खुला और 2 ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए सुरक्षाकर्मी एक मध्यम आयु के दंपति को अंदर बैठा रहे थे। आदमी की लंबाई साधारण थी, उसकी त्वचा धूप में जली हुई थी और उसके हाथों पर वर्षों तक गाड़ियों की मरम्मत करने के कारण तेल और ग्रीस के निशान जमे हुए थे। उन्हें देखते ही शू शियाओदाओ की आंखें लाल हो गईं। मैंने धीरे से कहा, मैंने ब्लैकस्टोन बेस के मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक स्टाफ की जरूरत का बहाना बनाकर पहले ही अंकल और आंटी से संपर्क कर लिया था। उन्हें प्रलय के बारे में कुछ नहीं पता। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए ऊंची सैलरी पर काम पर रख रहा हूँ। कन्वॉय 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। शू शियाओदाओ के होंठ कांपे, लेकिन काफी देर तक उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। पिछले जन्म में लाल चांद के आने के बाद वह अपनी जान जोखिम में डालकर शहर के दक्षिणी इलाके में अपने माता पिता को बचाने गया था, लेकिन तब तक पूरा इलाका म्यूटेटेड रैट्स के झुंड से भर चुका था। उसे सिर्फ अपने पिता की टूटी हुई रिंच और अपनी माँ का पुराना एप्रन मिला था, जिसे वह कभी फेंकना नहीं चाहती थी। उसके बाद शू शियाओदाओ एक पागल आदमी की तरह हर दिन लड़ता और मारता रहा, जब तक कि आखिरकार वह एक बीस नेस्ट में मारा नहीं गया। लेकिन इस जन्म में मैं उसे दोबारा वह दर्द नहीं झेलने दूंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, इस बार अंकल और आंटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। शू शियाओदाओ ने सिर झुका लिया। उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। काफी देर बाद उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। भाई लिए धन्यवाद। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। जियांग शिनई ये सब चुपचाप देखती रही। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तो मेरे पिता का क्या? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, जियांग अंकल अभी पूरी तरह सुरक्षित हैं। तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता जियांग चेंगयुआन ड्रैगन नेशन के शीर्ष एनर्जी रिसर्च एकेडमिशियन हैं। आधा महीना पहले ही उन्हें सेना द्वारा राजधानी के अंडरग्राउंड बेस में ले जाया गया था, जहां वे हाईएस्ट लेवल एनर्जी कोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वह जगह इस समय पूरे ड्रैगन नेशन की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। यह सुनकर जियांग शिनई ने राहत की सांस ली। फिर मैंने थोड़ी देर रुकर कहा, जहां तक तुम्हारी माँ की बात है, मेरी आवाज धीमी पड़ गई। जियांग शिनई की माँ का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। यह हमेशा उसके दिल का सबसे गहरा घाव रहा था। जियांग शिनई ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस हल्के से सिर हिला दिया। मैं समझ गई। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, अब से ब्लैकस्टोन बेस पूरी तरह बंद रहेगा। कोई भी इस बेस से बाहर नहीं जाएगा। शू शियाओदाओ ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। जियांग शिनई ने भी अनजाने में अपनी पीठ पर बने 9 हेवंस मिस्टिक मेडन के टैटू को छुआ। मैंने सिर उठाकर बेस के बाहर फैली रात की ओर देखा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब सिर्फ सही समय का इंतजार था। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड लिविंग एरिया में शू शियाओदाओ के माता पिता को सबसे सुरक्षित लिविंग कैबिन में रखा गया था। शू जियानगुओ अपनी जवानी में सैनिक रह चुके थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन बेस की सुरक्षा व्यवस्था देकर उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ असामान्य है। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस शू शियाओदाओ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्रेसिडेंट चिन के साथ रहो और मेहनत से काम करो। दूसरी ओर ली गुइलान सुबह से ही किचन में व्यस्त थी। उन्होंने हम सबके लिए गर्मा गर्म डम्पलिंग्स का एक बड़ा बर्तन तैयार किया। शू शियाओदाओ खाते खाते आंखें लाल कर बैठा, लेकिन कुछ बोला नहीं, क्योंकि प्रलय आने से पहले घर का ऐसा गर्म खाना खा पाना बहुत से लोगों के लिए आखिरी सपना साबित होने वाला था। पिछली रात ही मैं सारी बची हुई सप्लाईज को पॉकेट स्पेस में रख चुका था। ब्लैकस्टोन
ब्लैकस्टोन बेस का आखिरी हेवी कार्बन अलॉय गेट भी तड़के पूरी तरह सील कर दिया गया था। पूरा अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस रोशनी से जगमगा रहा था। वर्षों से बंद पड़ा अंडरग्राउंड एनर्जी कोर अब पूरी क्षमता से चल रहा था। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर बाहर की दुनिया का 360 डिग्री व्यू दिखाई दे रहा था। शू शियाओदाओ हाथ में डंपलिंग्स का कटोरा लेकर मॉनिटर देख रहा था, जबकि जियांग शिनई विशाल स्क्रीन के सामने खड़ी होकर बाहरी डिफेंस सिस्टम की जांच कर रही थी। उसके शरीर पर बना 9 हेवंस मिस्टिक मेडन का टैटू पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसकी ठंडी और शांत आभा में अब एक तेज धार जैसी शक्ति जुड़ गई थी। उसी समय मेरे फोन पर ट्रेंडिंग न्यूज का नोटिफिकेशन आया। शू रुई ने फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। स्क्रीन पर वह अब भी शहर के बीचों बीच बने अपने आलीशान विला में एक भव्य पार्टी कर रहा था। क्रिस्टल शैंडलियर्स, शैंपेन टावर, संगीत, सुंदर लड़कियां और अमीर घरानों के युवक युवतियां पूरे माहौल को अत्यंत शानदार बना रहे थे। मैंने समय देखा, लाल चांद के आने में अब 1 घंटे से भी कम समय बचा था। शू रुई ने झाओ यूचिंग को अपनी बाहों में लेकर कैमरे की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, दोस्तों देखा आपने, वह पागल किन लिए अब तक शायद किसी पहाड़ी बंकर में छिप चुका होगा। उसने अपनी संपत्ति बेच दी, टनों मांस और चावल खरीद लिए और जियांग शिनई को भी टैटू बनवाने ले गया। क्या उसे सच में लगा है कि दुनिया खत्म होने वाली है? झाओ यूचिंग उसके सीने से लगकर हंस पड़ी। यंग मास्टर शू, सच कहूं तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कल किनली अपनी बेइज्जती कैसे संभालेगा। शू रुई ने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हिलाया और भी जोर से हंस पड़ा। अगर आज रात कुछ नहीं हुआ तो कल मैं खुद लोगों को लेकर उस पहाड़ी बंकर में जाऊंगा, उसका पूरा बंकर तोड़ दूंगा और फिर उसे अपने हाथों से मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा। लाइव स्ट्रीम में लाखों लोग हंस रहे थे। पूरा चैट रूम मजाक और तानों से भरा हुआ था, लेकिन ब्लैकस्टोन बेस के अंदर सिर्फ एनर्जी कोर की गूंज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा, 23:50। लाल चांद के आने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे। बाहर की दुनिया अब भी जश्न मना रही थी, जबकि हमारे बेस के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। 10, 9, 8। मैंने धीरे से हाथ में पकड़ा कांटा और चम्मच नीचे रख दिया। 3, 2, 1। जैसे ही काउंटडाउन समाप्त हुआ, पूरी पृथ्वी के भीतर से आती हुई एक प्राचीन और भयावह गूंज सुनाई दी। वो पूरा ग्रह जोर से कांप उठा। लाइव स्ट्रीम में अभी तक हंस रहा शू रुई अचानक चुप हो गया, क्योंकि उसकी विला की विशाल खिड़की के बाहर दिखाई देने वाला चमकता हुआ चांद एक पल में रक्त जैसा लाल हो चुका था। वह किसी विशाल खून से भरी आंख की तरह आसमान में लटक गया था, मानो पूरी मानवता को घूर रहा हो। इसके तुरंत बाद धरती के नीचे से घना काला धुआं निकलने लगा और कुछ ही क्षणों में पूरे जियांगजो शहर को ढक लिया। थत तेरे की, यह क्या है? चांद सच में लाल हो गया। लाइव स्ट्रीम में शू रुई की चीख गूंज उठी। उसके हाथ का वाइन ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। तभी स्क्रीन पर जाओ यूचिंग की गोद में बैठा प्योर ब्रेड पूडल अचानक एक भयानक गर्जना करने लगा। लाखों दर्शकों की आंखों के सामने उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसके शरीर पर काले बाल उग आए, आंखें लाल हो गईं और मुंह में रेजर जैसी नुकीली दांत निकल आए। अगले ही पल वह म्यूटेटेड पूडल झाओ यूचिंग पर झपटा। उसके पंजों ने झाओ यूचिंग के कंधे को चीर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया। कैमरा बुरी तरह हिलने लगा। चीखें पूरे लाइव स्ट्रीम में गूंज उठी। यंग मास्टर शू, मुझे बचाइए! झाओ यूचिंग का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने मदद के लिए शू रुई की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शू रुई पहले ही भय से कांप रहा था। दूर रहो, मेरे पास मत आओ। वह घबराकर पीछे हटा और यहाँ तक कि उसने झाओ यूचिंग का हाथ भी लात मारकर दूर कर दिया। फिर वह सीढ़ियों की ओर भाग गया। झाओ यूचिंग जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े खून से लाल हो रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ शू रुई की भागती हुई पीठ दिखाई दी। म्यूटेटेड पूडल फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी रक्तिम आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। लाइव स्ट्रीम की टिप्पणियां पागलों की तरह चल रही थीं। कोई उसे बचाओ। शू रुई खुद भाग गया। अभी तक तो प्यार की बातें कर रहा था, सब खत्म हो गया। झाओ यूचिंग की आंखों में बची हुई उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो गई। उसकी जगह गहरा क्रोध और नफरत भर गई। उसी क्षण उसकी कमर पर बना ब्लड रेड स्पाइडर लिली टैटू चमक उठा। लाल प्रकाश की लहरें उसके शरीर से निकलने लगीं। एक एक करके लाल फूलों की पंखुड़ियां हवा में प्रकट होने लगीं। उसके पीछे रक्त रंग के फूलों का विशाल समुद्र उभर आया। पूरा दृश्य सुंदर भी था और भयावह भी। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम भी मुझे छोड़कर चले गए? सीढ़ियों तक पहुंच चुका शू रुई ये सुनकर रुक गया। वह पलटा और अगले ही क्षण उसका चेहरा सफेद पड़ गया। झाओ यूचिंग के नीचे असंख्य स्पाइडर लिलीज खिल चुकी थीं। वे जीवित प्राणियों की तरह हिल रही थीं। फूलों की बेलें आगे बढ़ीं और म्यूटेटेड पूडल के पैरों को जकड़ लिया। अभी कुछ क्षण पहले तक उग्र दिखने वाला वह राक्षसी कुत्ता अब किसी दुह स्वप्न में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जमीन पर गिरकर कांपने लगा। झाओ यूचिंग दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसके कंधे का घाव लाल फूलों से ढक चुका था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। पूरी लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। धत तेरे की, वह जाग गई। उसके शरीर पर फूल खिल रहे हैं। ये कैसी शक्ति है? बहुत डरावना है। अगले ही पल स्क्रीन काली हो गई। लाइव स्ट्रीम अचानक बंद हो गई। मैंने अपने फोन की काली स्क्रीन को देखा और होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। येलो स्प्रिंग्स, स्पाइडर लिली, फूल खिलते हैं लेकिन वापसी का रास्ता नहीं छोड़ते। झाओ यूचिंग ने इस जन्म में अपने लिए सचमुच एक उपयुक्त भाग्य चुना है। तभी शू शियाओदाओ की कांपती आवाज सुनाई दी, भाई लिए बाहर सब कुछ बिखर गया है। वह मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे शहर के दृश्य को देख रहा था। मैंने तुरंत कहा, बाहर मत देखो, अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि इसी समय लाल चांद की ऊर्जा बेस की मोटी चट्टानों को भेद कर हमारे शरीरों तक पहुंच चुकी थी। शू शियाओदाओ और जियांग शिनई दोनों दर्द से कराह उठे। लाल चांद की ऊर्जा उबलते हुए लावे की तरह उनके शरीरों में प्रवेश कर रही थी। शू शियाओदाओ की बाईं बांह पर बना नझा का टैटू भयंकर अग्नि में बदल गया। दाईं बांह पर बने एरलांग शेन की तीसरी आंख चमक उठी और सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। जियांग शिनई की पीठ पर बना 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम प्रकाश में बदल गया। दैवीय आभा ने उसे हवा में उठा लिया। उसका शांत स्वभाव अपवित्र और अजेय प्रतीत हो रहा था। वे दोनों जाग चुके थे। उन्होंने अवेकनिंग प्राप्त कर ली थी, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा था
वह उनसे कहीं अधिक भयानक था। मेरे शरीर में प्रवेश करने वाली लाल चांद की ऊर्जा उनकी तुलना में 10 गुना अधिक थी। अचानक पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं गूंज उठी। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन टोटम पूरी तरह जाग चुका था। 9 विशाल काले ड्रैगनों की परछाइयां मेरी पीठ से बाहर निकल आईं। उनके शरीर पर्वतों जैसे विशाल थे। उनकी शल्कें बर्फ जैसी ठंडी चमक रही थी। उनकी रक्तिम आंखें एक साथ खुल गईं। उनके पीछे एक प्राचीन काला ताबूत हवा में तैर रहा था। उस ताबूत पर लिपटी हुई लाल काली जंजीरें एक एक करके तनने लगीं। एक अवर्णनीय फॉरबिडन प्रेशर पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में फैल गई। शू शियाओदाओ का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि जियांग शिनई के पीछे खड़ी 9 हेवंस मिस्टिक मेडन एवेटार भी हल्की कांप उठी, मानो उसे स्वाभाविक रूप से खतरा महसूस हो रहा हो। मेरे बाएं पैर पर बना दोंग हुआंग ताई टोटेम सूर्य जैसी अग्नि से जल उठा। ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी दुनिया को भस्म कर सका हो। मेरे दाएं पैर पर महान वानर राजा की परछाई प्रकट हुई। उसके भीतर से असीम युद्ध शक्ति फूट रही थी। स्वर्ग और धरती को चुनौती देने वाली वह शक्ति हर चीज को कुचल देना चाहती थी। चारों सर्वोच्च टोटम एक साथ जाग चुके थे, लेकिन अगले ही पल मैंने उन्हें जबरदस्ती दबा दिया। चारों फॉरबिडन टोटम बहुत अधिक शक्तिशाली थे। मेरी वर्तमान क्षमता इतनी नहीं थी कि मैं बिना किसी कीमत के उन सबको एक साथ पूरी तरह सक्रिय रख सकूं। पांगु शक्ति का प्रतीक था। 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन दमन और विनाश का प्रतीक था। गर्रा! म्यूटेटेड बोर किंग ने एक भयानक दहाड़ लगाई और चारों पैरों से पूरी ताकत के साथ मेरी ओर दौड़ पड़ा। उसका विशाल शरीर किसी हैवी टैंक की तरह जमीन को रौंदता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। भाई लिए सावधान, ये लेवल 1 पीक बीस्ट किंग है। शू शियाओदाओ अनायास मेरी मदद के लिए आगे बढ़ने लगा। पीछे हटो, मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द कहे। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। न मैं पीछे हटा और न ही बचने की कोशिश की। ठीक उसी क्षण जब बोर किंग के भाले जैसे नुकीले दांत मेरी छाती को भेदने वाले थे, मैंने हरकत की। कोई जटिल टेक्निक नहीं, कोई शानदार चाल नहीं। मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और मुट्ठी बांध ली। पांगु की शक्ति, मैंने मन ही मन कहा। मेरी छाती पर बना पांगु टोटेम अचानक गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। एक धुंधली प्राचीन दैत्याकार आकृति मेरी मुट्ठी पर इकट्ठी होने लगी। अगले ही पल मैंने मुक्का चलाया। धड़ाम! कई टन वजनी म्यूटेटेड बोर किंग चीखने तक का मौका नहीं पा सका। उसका विशाल शरीर कीचड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ा। एक ही मुक्के में लेवल 1 पीक बीस्ट किंग का इंस्टेंट किल। उसी समय मेरी पीठ से 9 गहरी ड्रैगन गर्जनाएं सुनाई दी। 9 ड्रैगन पुलिंग कॉफिन की विशाल छाया मेरे पीछे प्रकट हो गई। 9 काले ड्रैगनों ने धीरे धीरे अपनी रक्तिम आंखें खोली और उस प्राचीन काले ताबूत को खींचते हुए आकाश में मंडराने लगे। 9 ड्रैगन सप्रेशन! मेरी आवाज गूंजी। गड़गड़ा! काले ताबूत की छाया हल्के से कांपी। अगले ही पल ऐसा दबाव फैला मानो नरक की सबसे गहरी खाई से कोई शक्ति निकल आई हो। पूरा जंगल उस भयावह दबाव में डूब गया। आसपास मौजूद निम्न स्तर के म्यूटेटेड बीस्ट्स डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। जियांग शिनई मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी शांत आंखों में भी आश्चर्य की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैं सीधे मरे हुए म्यूटेटेड बोर किंग के पास गया और उसके सिर को काट डाला। उसके मस्तिष्क के भीतर से अंगूठे के आकार का एक लाल चमकता क्रिस्टल बाहर निकला। मैंने उसे अपनी हथेली में उठा लिया। बीस्ट कोर, प्रलय के बाद सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी। प्रलय की पहली कमाई मिल गई। मैंने उस क्रिस्टल कोर को अपने पॉकेट स्पेस में रख दिया। जैसे ही कोर अंदर गया, मुझे साफ महसूस हुआ कि पॉकेट स्पेस हल्का सा कांपा। उसका विस्तार बहुत कम हुआ था, लेकिन वह सचमुच थोड़ा बड़ा हो गया था। पिछले जन्म में इंसानों ने जल्दी ही पता लगा लिया था कि बीस्ट कोर सिर्फ अवेकनर्स की शक्ति बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि स्टोरेज स्पेस को भी मजबूत करने में सक्षम है। मैंने शू शियाओदाओ और जियांग शिनई की ओर देखा। इन सभी बीस्ट के कोर निकाल लो और मांस भी बर्बाद मत करना। इवोल्यूशन के बाद उनका मांस लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। समझ गया? शू शियाओदाओ तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन तभी दूर पहाड़ी रास्ते की दिशा से अफरा तफरी की आवाजें आने लगीं। बचाओ बचाओ! हमने मुड़कर देखा। लगभग दर्जन भर आदमी बुरी हालत में जान बचाकर हमारी दिशा में भाग रहे थे। वे गिरते पड़ते ब्लैकस्टोन बेस की तरफ दौड़ रहे थे। उनके पीछे चीते जितने बड़े कई म्यूटेटेड ब्लड ब्लेड मैंटिसेस उनका पीछा कर रहे थे। मैंने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखा। सबसे आगे दौड़ रहा आदमी मुझे पहचान में आ गया। लियू फैटी, वही कॉन्ट्रैक्टर जिसने ब्लैकस्टोन बेस के बाहरी निर्माण का काम संभाला था। पिछले जन्म में जब मैं बर्बाद हो चुका था, इसी आदमी और उसके साथियों ने मुझे और भी मुसीबत में धकेल दिया था। उन्होंने मेरा इस्तेमाल करके खुद को बचाया था। बॉस चिन, यंग मास्टर चिन, हमें बचा लीजिए! लियू फैटी चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ा। जल्दी हमें अंदर आने दीजिए, हम सब जियांगझोउ के ही लोग हैं। आप हमें मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। मैं वहीं खड़ा रहा और ठंडी निगाहों से उसे देखता रहा। मरने के लिए नहीं छोड़ सकता? मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमक उठी। पिछले जन्म में जब तुम लोगों ने मुझे धक्का देकर मौत के मुंह में भेजा था, तब क्या तुम्हें याद था कि हम सब एक ही शहर के लोग हैं? लियू फैटी स्तब्ध रह गया। वह मेरे शब्दों का मतलब नहीं समझ सका, लेकिन मेरी आंखों में जो भाव था उसे वह अच्छी तरह पढ़ सकता था। वह किसी उद्धारकर्ता की नजर नहीं थी, वह ऐसी नजर थी जो मृत व्यक्ति को देखती है। मैंने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरा बंकर कचरे को अंदर नहीं आने देता, इतना कहकर मैंने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल ब्लैकस्टोन बेस के बाहर लगी विशाल अलॉय वॉल अचानक सक्रिय हो गई।
करोड़ों वोल्ट की हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी दीवार पर दौड़ गई। सबसे आगे दौड़ रहे ब्लड ब्लेड मैंटिसेस सीधे बिजली की चपेट में आ गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, कई म्यूटेटेड मैंटिसेस हवा में उछल गए और जलते हुए दूर जा गिरे। लियू फैटी का चेहरा पल भर में राख की तरह सफेद पड़ गया। लियू फैटी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। यंग मास्टर चिन, मुझसे गलती हो गई, मैं सच में गलत था, लेकिन मैंने उसकी ओर दोबारा देखा तक नहीं। मैं बेगुनाहों का बेवजह कत्ल नहीं करता, लेकिन दुश्मनों को नहीं बचाता और बुरे लोगों को जरूर खत्म करता हूँ। मैं मुड़कर वापस बंकर की ओर चला गया। मेरे पीछे भारी अलॉय गेट धीरे धीरे बंद हो गया। दरवाजे के बाहर से आती चीखें और भगदड़ की आवाजें जल्द ही अंधेरे और म्यूटेटेड बीस्ट के बीच गायब हो गईं। लाल चांद के आने के तीसरे दिन बाहरी दुनिया पूरी तरह नरक बन चुकी थी। शहर के बीचों बीच हर तरफ टूटी हुई गाड़ियां और खंडहर बिखरे पड़े थे। आवारा बिल्लियां और कुत्ते बैलों जितने बड़े हो चुके थे और झुंड बनाकर सड़कों पर बचे हुए इंसानों का शिकार कर रहे थे। लेकिन इसी समय ब्लैकस्टोन बंकर के अंदर मक्खन वाले हॉट पॉट की खुशबू फैली हुई थी। शू शियाओदाओ मुंह में भरा हुआ खाना चबाते हुए बोला, भाई लिए, अगर प्रलय में रोज ऐसा खाना मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जियांग शिनई ने उसे घूर कर देखा। जरा बाहर जाकर देखो, फिर बोलना। शू शियाओदाओ तुरंत चुप हो गया। मैंने ठंडी बीयर का घूंट लिया और सोफे पर टिक गया। तभी अचानक तेज अलार्म बज उठा। बीप बीप बीप, चेतावनी, बाहरी सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हीट सोर्सेज पाए गए हैं। मैंने तुरंत मॉनिटरिंग स्क्रीन चालू की। बंकर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहाड़ी रास्ते पर काले बादल की तरह लोगों की भीड़ हमारी ओर बढ़ रही थी। कम से कम 500 से 600 लोग थे। उनके हाथों में मचेटीज, स्टील पाइप्स और कई लोगों के पास ऑटोमेटिक राइफल्स थी। सबसे आगे एक गंजा भारी शरीर वाला आदमी चल रहा था, जिसके शरीर पर एक विशाल रक्तिम अजगर का टैटू लिपटा हुआ था। चिंगलोंग गैंग का सरगना लोंग वू। पिछले जन्म में यह आदमी अपने एस रैंक ब्लड पाइथन टोटम के बल पर शुरुआती प्रलय काल में अत्याचार करता फिरता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस जन्म में वह सीधे मेरे बंकर पर नजर डाल देगा। स्क्रीन पर लोंग वू अपना विशाल चाकू कंधे पर रखे चिल्ला रहा था, अंदर छिपे कायरों, मुझे पता है कि तुमने कई जन्मों जितना राशन जमा कर रखा है। अभी दरवाजा खोलो, सारा सामान और औरतें हमें सौंप दो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो आज मैं इस पूरे बंकर को उड़ा दूंगा। शू शियाओदाओ गुस्से से खड़ा हो गया। ये हरामखोर जियांग शिनई तक पर नजर डाल रहे हैं। लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। घबराओ मत, करोड़ों खर्च करके जो डिफेंस सिस्टम लगाया है उसे काम करने का मौका तो मिलना चाहिए। बाहर लोंग वू काफी देर तक इंतजार करता रहा। जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह गुस्से से चिल्लाया, चेहरा दिखाने की भी हिम्मत नहीं है, रॉकेट लॉन्चर तैयार करो, इस दरवाजे को उड़ा दो। 3 रॉकेट मिसाइल्स आग की लकीर बनाते हुए बंकर के गेट से टकराई। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, विस्फोटों की आवाज रात के आसमान में गूंज उठी। चिंगलोंग गैंग के लोग खुशी से चिल्लाने लगे, उड़ गया होगा। क्या प्रलय किला? हमारे बॉस लोंग के सामने सब कबाड़ है। लेकिन जैसे ही धुआं छंटा, सबकी मुस्कान जम गई। चांदी जैसे रंग का विशाल एलॉय गेट अब भी वहीं खड़ा था। उसकी सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। लोंग वू का चेहरा बदसूरत हो गया। फिर से हमला करो। तभी दीवार के ऊपर लगे मेटल पैनल्स धीरे धीरे खुलने लगे। कड़क कड़क कड़क, छिपे हुए कंपार्टमेंट से 12 6 बैरल गैटलिंग हेवी मशीन गन्स बाहर निकल आईं। उनके काले मुंह सीधे भीड़ पड़ गए। मॉनिटरिंग रूम में बैठा मैं हाथ में वाइन ग्लास लिए शांत स्वर में बोला, एक बार चेतावनी दो। अगले ही पल बाहरी ब्रॉडकास्ट सिस्टम गूंज उठा, यह ब्लैकस्टोन बेस की निजी संपत्ति है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणामों के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। निजी संपत्ति? लोंग वू हंस पड़ा। भाड़ में गई निजी संपत्ति, सब लोग हमला करो। मैंने अपना वाइन ग्लास मेज पर रखा। फायर। अगले ही सेकंड 12 गैटलिंग गन्स एक साथ गरज उठी। तड़ 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 तड़, आर्मर पियर्सिंग बुलेट्स का तूफान पहाड़ी रास्ते पर टूट पड़ा। चिंगलोंग गैंग के लोग दर्जनों की संख्या में गिरने लगे। सिर्फ 30 सेकंड में पूरा इलाका चीखों से भर गया। 200 से ज्यादा गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। बाकी बचे लोग डर के मारे पीछे भागने लगे। मैं मॉनिटरिंग रूम में बैठा रहा। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। प्रलय में कुछ लोग बचाए जाने के लायक नहीं होते। सीज फायर। मैंने फायर कंट्रोल बंद कर दिया। बाहर 500-600 लोगों की भीड़ अब आधे से भी कम रह गई थी। लोंग वू खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका पूरा शरीर रक्तिम शल्कों से ढका हुआ था। एस रैंक ब्लड पाइथन अवेकनर होने के कारण उसकी लाइफ फोर्स और डिफेंस असाधारण थी। साधारण गोलियां उसे आसानी से नहीं मार सकती थीं। अर्थ टाइप अवेकनर्स, सुरंग खोदो, आज अंदर के लोगों को मारे बिना वापस नहीं जाएंगे। पंगोलिन टैटू वाले कई अवेकनर्स तुरंत जमीन खोदने लगे। मैंने स्क्रीन देखकर ठंडी हंसी हंसी। मरने की जल्दी है इन्हें। मैं उठ खड़ा हुआ। शियाओदाओ, शिनई, बेस संभालो, मैं बाहर का कचरा साफ करके आता हूँ। भारी अलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला बाहर निकल आया। लोंग वू ठहाका मारकर हंसा। आखिर मौत स्वीकार करके बाहर आ ही गया। उसके इशारे पर 200 से ज्यादा बचे हुए गुंडे हथियार लेकर मेरी ओर टूट पड़े। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने धीरे धीरे अपना बायां पैर आगे बढ़ाया। बाएं पैर पर बना दोंगहुआंग तई टोटम गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। ऐसी गर्मी फैलने लगी मानो पूरी दुनिया पिघल जाएगी। सोलर ट्रू फायर। मैंने पैर जमीन पर दे मारा। धड़ाम, सुनहरी आग का समुद्र चारों ओर फैल गया। सबसे आगे दौड़ रहे दर्जनों गुंडे छूते ही हवा में उछल गए। जमीन काली पड़ गई। लोहे के हथियार पिघलकर तरल धातु बन गए। इतनी भयानक गर्मी थी कि कोई मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ एक बार में 200 से ज्यादा लोग पूरी तरह टूट गए। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान खाली हो गया। अब वहां सिर्फ लोंग वू अकेला खड़ा था। उसके घुटने कांप रहे थे। फिर वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। राक्षस, तू आखिर है क्या? मैं उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका मानसिक संतुलन टूटा जा रहा था। असंभव, ये किसी एफ रैंक अवेकनर की ताकत नहीं हो सकती। असंभव। अचानक उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। उसने अपनी जीभ काटी और खून की एक धार अपने ब्लड पाइथन टैटू पर उगल दी। अगले ही पल उसकी हड्डियां खींचने लगी। शरीर पर शल्क उगाए। उसका पूरा शरीर बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वह 20 मीटर से लंबा और पानी के टैंक जितना मोटा विशाल ब्लड पाइथन बन गया। एस रैंक
टोटम कंप्लीट अवेकनिंग। वह पागलों की तरह गरजा, मैं तुझे निगल जाऊंगा। विशाल अजगर ने मुंह खोला। उसका जबड़ा इतना बड़ा था कि एक आर तक निगल सकता था। वह सीधे मेरी ओर झपटा। उसके साथ आने वाली दुर्गंध भरी हवा से जमीन के पत्थर तक उड़ने लगे। मैं हंस पड़ा। सिर्फ बड़ा हो जाने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। मैंने अपना दायां पैर आगे बढ़ाया। ग्रेट सेज इक्वल टू हेवन, बैटल अगेंस्ट द हेवंस। मेरे दाएं पैर पर बना सन वुकोंग टोटम विस्फोट की तरह चमक उठा। आसमान तक पहुंचती युद्ध ऊर्जा चारों ओर फैल गई। अगले ही पल मेरा शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। मेरी नसों में बहता रक्त गरजते हुए ड्रैगन जैसा महसूस हो रहा था। मेरे पीछे एक विशाल युद्ध अवतार प्रकट हुआ। उसके शरीर पर पर्पल गोल्ड आर्मर थी और सिर पर फीनिक्स विंग क्राउन। जैसे ही उसकी सुनहरी आंखें खुली, ऐसा लगा मानो पूरे आकाश को ढकने वाला काला धुआं बीच से चीर दिया गया हो। ब्लड पाइथन मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय उसकी ओर दौड़ा। मेरा शरीर तो के गोले की तरह हवा में उछला। मैंने एक ही छलांग में उसके निचले जबड़े पर पैर रख दिया और उसके विशाल सिर को जबरदस्ती पीछे झुका दिया। ब्लड पाइथन दर्द से चीख उठा। उसका विशाल शरीर पागलों की तरह तड़पने लगा ताकि मुझे नीचे गिरा सके, लेकिन मैं उसके सिर पर ऐसे खड़ा था जैसे किसी पर्वत की चोटी पर खड़ा हूँ। वह मुझे हिला तक नहीं पाया। गुस्से में ब्लड पाइथन ने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। उसके रास्ते में आने वाले पत्थर और पेड़ सब चकनाचूर हो गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया और मेरे पीछे खड़े सन वुकोंग एवाटार ने भी वही किया। शून्य में सुनहरी युद्ध अग्नि से जलती हुई एक विशाल स्टाफ बनने लगी। उसके ऊपर बने प्राचीन सिंबल्स एक एक करके चमकने लगे। वह बिल्कुल रूई जिंगू बैंग जैसी दिख रही थी। मैंने उस स्टाफ की छाया को मजबूती से पकड़ लिया। उसी क्षण एक भयानक युद्ध ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। घुटनों पर गिर जा। मैंने स्टाफ को पूरी ताकत से घुमाया। धड़ाम! गोल्डन स्टाफ और ब्लड पाइथन की विशाल पूंछ टकरा गए। हवा फट गई। शॉकवेव तूफान की तरह पूरे जंगल में फैल गई। वह पूंछ जो आर्मर्ड व्हीकल्स तक तोड़ सकती थी, मेरे एक बार में चकनाचूर हो गई। उसके शल्क फट गए और पूरी पूंछ पीछे उछल गई। पहली बार ब्लड पाइथन की आंखों में डर दिखाई दिया। असंभव! मैं एस रैंक ब्लड पाइथन हूँ। तुम मुझे दबा कैसे सकते हो? मैं उसके सिर पर खड़ा उसे नीचे देख रहा था। क्योंकि तुम्हारा तथाकथित एस रैंक फॉरबिडन टोटम्स के सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहकर मैंने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग एवाटार अचानक बढ़ने लगा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर। अंत में वह आसमान छूती हुई विशाल सुनहरी बैटल फॉर्म में बदल गया। उसके पैरों के नीचे काला धुआं था और सिर के ऊपर लाल चांद। उसके हाथ की गोल्डन स्टाफ किसी स्वर्गीय स्तंभ जैसी लग रही थी। अगले ही पल उसने ब्लड पाइथन की कमजोर जगह पर पूरी ताकत से वार कर दिया। बैटल हेवन स्मैश! धड़ाम! ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ उछल गया हो। धरती फट गई। पत्थर आसमान में उड़ गए। ब्लड पाइथन का विशाल शरीर सीधे जमीन में धंस गया। उसके शल्क एक एक करके फटने लगे। भयानक बैटल एनर्जी उसकी हड्डियों में दौड़ गई और उसके शरीर की सारी लाइफ फोर्स को चकनाचूर कर दिया। ब्लड पाइथन की आंखें सिकुड़ गईं। उसका शरीर कुछ बार तड़पा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। उस वार की बची हुई शक्ति ने पूरे पहाड़ पर फैले काले धुएं को भी दूर उड़ा दिया। मैंने गोल्डन स्टाफ की छाया वापस समेट ली और आराम से जमीन पर उतर गया। मेरे पीछे खड़ा सन वुकोंग एवाटार धीरे धीरे गायब हो गया। सिर्फ मेरे दाएं पैर का टोटम हल्की सुनहरी चमक छोड़ रहा था। एस रैंक अवेकनर लॉन्ग वू एक ही वार में मारा गया। मैंने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल करके ब्लड पाइथन का सिर काटा और उसके अंदर से गहरी लाल रोशनी छोड़ता हुआ बीस्ट कोर निकाल लिया। बुरा नहीं है, एस रैंक टोटम से बना कोर किसी काम का तो है। मैंने उसे अपने पॉकेट स्पेस में रख लिया और वापस बंकर की ओर चल पड़ा। मेरे पीछे पड़े घायल और बचे हुए गुंडों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मेरी ओर नजर उठाकर देख सके। युद्ध खत्म होने के बाद मैंने सैकड़ों बीस्ट कोर्स इकट्ठे किए। उनमें ज्यादातर लो लेवल कोर्स थे, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे उनकी ऊर्जा पॉकेट स्पेस में समाती गई, मैं साफ महसूस कर सकता था कि स्पेस लगातार बड़ा हो रहा है। मेरे शरीर की ओरिजिन पावर भी पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी मुझे किसी और चीज से मिली। मेरी पीठ पर बना 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन टोटम पहले से ज्यादा स्पष्ट हो गया था। उस प्राचीन काले ताबूत पर बंधी 9 स्टार चेन्स में से पहली चेन हल्की सी हिलने लगी थी। मैंने आंखें बंद की और टोटम से आती जानकारी को महसूस किया। 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन सिर्फ सप्रेशन टाइप टोटम नहीं था। इसकी असली ताकत डिवावर करने में थी। बीस्ट कोर्स को डिवावर करना, दुश्मनों के टोटम फ्रैगमेंट्स को डिवावर करना और हर उस एनर्जी को डिवावर करना जिसे शक्ति में बदला जा सके। फिर वही शक्ति मुझे वापस मिलती थी और मेरे शरीर, ओरिजिन पावर और पॉकेट स्पेस को मजबूत बनाती थी। इस एबिलिटी का नाम था कॉफिन डिवावर। लेकिन पहली चेन अभी पूरी तरह नहीं खुली थी। इसे पूरी तरह सक्रिय करने के लिए मुझे और भी हाई लेवल बीस्ट कोर चाहिए था। कम से कम लेवल 5 बीस्ट कोर। लेवल 5 कोर। मैंने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। पिछले जन्म में रेड मून के आने के कुछ समय बाद ईस्ट सी में एक लेवल 5 सी बीस्ट दिखाई दिया था। वह लगभग पूरे जांगजो को नष्ट कर देता, लेकिन इस जन्म में उसका कोर मेरा होगा। मैं संतुष्ट होकर मुड़ा और वापस एयर रेड शेल्टर की ओर चल पड़ा। भारी दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया और बाहर की सारी किलिंग और केओस पूरी तरह कट गई। शू शाओदाओ उत्साह से मेरी ओर आया। उसकी आंखों में पागलपन जैसा जोश भरा था। ब्रदर लाई, आप तो हद से भी ज्यादा ओपी हैं। जांग शिनी ने एम्पायर ग्रेड गरम तौलिया बढ़ाया। उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी। आपने बहुत मेहनत की है। हॉट पॉट अभी भी गर्म है। मैंने हाथ पहुंचे वापस सोफे पर बैठा और वाग्यू बीफ का एक टुकड़ा उठा लिया। इसी समय क्योटो से 500 मीटर नीचे बने हाईएस्ट मिलिट्री कमांड सेंटर में माहौल बेहद भारी था। रिपोर्ट, ईस्टर्न वॉर जोन की 3rd डिफेंस लाइन टूट गई है। 3 लेवल 4 बीस्ट ने घेरा तोड़ दिया है। रिपोर्ट, सदर्न कोस्ट पर असामान्य सुनामी दिखाई दी है। शक है कि डीप सी जायंट बीस्ट किनारे पर पहुंच गया है। रिपोर्ट, लेवल 3 और उससे ऊपर के बीस्ट पर थर्मल वेपन्स का असर तेजी से घट रहा है। हमारी अवेकनर्स आर्मी को भारी नुकसान हुआ है। एक के बाद एक
एक बुरी खबरें सभी के दिलों पर हथौड़े की तरह गिर रही थीं। विशाल इलेक्ट्रॉनिक सैंड टेबल के सामने खड़े कमांडर ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। वह ड्रैगन नेशन की सेना के सुप्रीम कमांडर लॉन्ग शुआई थे। रेड मून आए केवल 3 दिन हुए थे, लेकिन मानवता जिस मॉडर्न सिविलाइजेशन पर गर्व करती थी उसका आधे से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि सेना भी उन भयानक म्यूटेटेड जायंट बीस्ट के सामने कमजोर पड़ती जा रही थी। क्या सचमुच हमारा अंत होने वाला है? तभी इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग ऑफिसर अचानक अपनी सीट से खड़ा हो गया। सुप्रीम कमांडर, जल्दी ये देखिए, हाई एल्टीट्यूड स्टेल्थ ड्रोन अभी अभी ये फुटेज भेजकर लौटा है। विशाल स्क्रीन पर तस्वीर तेजी से बड़ी की गई। वह टाइटेनियम एलॉय की दीवारों से घिरा एक माउंटेन फोर्ट्रेस था। फोर्ट्रेस के बाहर का जंगल आग और गोलियों के निशानों से बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। जमीन पर चिंगलोंग गैंग के गुंडों द्वारा भागते समय छोड़ी गई गाड़ियां और हथियार बिखरे पड़े थे, और स्क्रीन के बीचों बीच एक नंगे ऊपरी शरीर वाला युवा अकेला फोर्ट्रेस के बाहर पहाड़ी रास्ते पर खड़ा था। उसके सामने 20 मीटर से भी लंबी और पानी के टैंक जितनी मोटी एक भयानक ब्लड पाइथन थी। उसका पूरा शरीर डार्क रेड स्केल से ढका था और उसकी विशाल आंखों में पागलपन भरा हुआ था। एस क्लास अवेकनर मिला है, क्या आसपास की सेना को तुरंत सपोर्ट के लिए भेजें? देर हो चुकी है, दूरी बहुत ज्यादा है। जब तक हमारे लोग पहुंचेंगे तब तक लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल पूरा कमांड सेंटर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्क्रीन में उस युवक का दायां पैर अचानक चमकदार सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। उसके पीछे एक बेहद घमंडी और युद्ध प्रिय गोल्डन बैटल एवेटार प्रकट हुआ। उस एवेटार ने गोल्डन आर्मर पहन रखा था, सिर पर फीनिक्स विंग पर्पल गोल्ड क्राउन था और उसके हाथ में एक गोल्डन स्टाफ था जो मानो आसमान को दबा रहा हो। ड्रोन की स्क्रीन के पार भी सभी लोग एक आदिम और उग्र युद्ध शक्ति को महसूस कर सकते थे। यह कौन सा पाथ है? इंटेलिजेंस ऑफिसर बड़बड़ाया। किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि स्क्रीन पर लड़ाई अपने सबसे चौंकाने वाले चरण में प्रवेश कर चुकी थी। युवक एक कदम में ब्लड पाइथन के सिर पर पहुंच गया। उसने दोनों हाथों से गोल्डन स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। उसके पीछे का गोल्डन बैटल एवेटार भी पागल हो उठा। 10 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और अंत में वह एक ऐसे विशाल एवेटार में बदल गया जो लगभग पहाड़ के बराबर ऊंचा था। अगले ही पल गोल्डन स्टाफ ने ब्लड पाइथन के 7 इंच वाइटल पॉइंट पर बेरहमी से प्रहार किया। धड़ाम! स्क्रीन के पार भी सभी लोग देख सकते थे कि पूरा जंगल जोर से कांप उठा। जमीन फट गई, पत्थर आसमान में उड़ गए। वह एस क्लास ब्लड पाइथन जिसकी रक्षा को भारी हथियार भी शायद नहीं तोड़ सकते थे, एक ही वार में जमीन के अंदर धंसा दी गई। उसका विशाल शरीर कुछ क्षण तक बुरी तरह तड़पता रहा और फिर पूरी तरह मर गया। पूरा कमांड सेंटर बिल्कुल शांत हो गया। कई सेकंड बाद किसी ने मुश्किल से लार निकली। एक वार में एस क्लास एवोल्यूशन बीस्ट को मार दिया। ये कैसे संभव है? आखिर वह किस लेवल का अवेकनर है? टारगेट की पहचान मिल गई है। चिनले, उम्र 22 साल, जांगजो छिन ग्रुप का पूर्व उत्तराधिकारी। रेड मून आने से 20 दिन पहले उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और जांगजो के बाहरी इलाके में ब्लैकस्टोन बेस खरीद लिया। उसने बड़ी मात्रा में सप्लाईज भी जमा की। इसके अलावा वह 2 साथियों को लेकर अंडरग्राउंड टैटू स्टूडियो गया और लगातार 7 दिनों तक बड़े पैमाने पर टैटू बनवाए। रेड मून आने से 1 दिन पहले वह आधिकारिक रूप से ब्लैकस्टोन बेस में रहने चला गया। बेस पूरा कमांड सेंटर एक बार फिर खामोश हो गया। सभी को एक ही बात समझ आ गई थी, चिनलाई नाम का यह युवा शायद पहले से जानता था कि अपोकलिप्स आने वाला है। जांच जारी रखो, उसके साथ मौजूद उन 2 लोगों की जानकारी भी निकालो और तुरंत चिनलाई को हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक टारगेट की सूची में डालो। स्पेशल कमिश्नर को जांगजो भेजा जाए। चिंगलोंग गैंग को खत्म करने के अगले दिन की सुबह मैं एयर रेड शेल्टर के कांस्टेंट टेम्परेचर स्विमिंग पूल में लेटा हुआ था, आंखें बंद करके शरीर के भीतर जमा विशाल एसेंस और एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी बी 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 तेज अलार्म की आवाज ने फिर शांति तोड़ दी। ब्रदर लाई, फिर कुछ बेवकूफ लोग मरने आए हैं। चू शाओदाओ जल्दी से पूल के पास आया और मॉनिटरिंग टैबलेट मुझे थमा दिया। लेकिन इस बार लोग ज्यादा नहीं है, केवल कुछ दर्जन, मगर उनका लीडर कोई पुराना जानकार लगा है। मैंने टैबलेट लिया और स्क्रीन पर नजर डाली। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। स्क्रीन में दर्जनों फटे पुराने कपड़े पहने हुए गुंडे हाथों में घटिया हथियार लिए पहाड़ी रास्ते से शेल्टर की ओर बढ़ रहे थे। सबसे आगे चल रहे आदमी का चेहरा गंदगी से भरा था और हालत खराब थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। जांगजो के सबसे अमीर आदमी का बेटा और मेरी पिछली जिंदगी का दुश्मन शू रुई। रेड मून आने वाले दिन वह सिटी सेंटर के विला में लाइव स्ट्रीम कर रहा था और म्यूटेटेड टाइजी डॉग को देखकर डर के मारे बुरी तरह घबरा गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अपनी पीठ पर मौजूद लेवल 1 3 हेडेड हेलहाउंड टैटू की ताकत से अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में जिंदा बच जाएगा। पिछले कुछ दिनों में सिटी सेंटर पूरी तरह बीस्ट टेरिटोरी बन चुका था। उसका माउंटेन विला भी नष्ट हो गया था। दर्जनों बॉडीगार्ड्स की जान गंवाकर वह किसी तरह भागता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। उसे अच्छी तरह पता था कि पूरे जांगजो में केवल एक जगह पूरी तरह सुरक्षित है, मेरा माउंटेन शेल्टर। इसलिए वह पागल कुत्ते की तरह यहाँ तक चला आया। चिनली, मुझे पता है कि तुम अंदर हो। शू रुई 50 मीटर दूर रुक गया और कैमरा की तरफ उंगली दिखाकर पागलों की तरह हंसने लगा। क्या तुम्हें लगता है कि इस कछुए के खोल में छिपकर सुरक्षित रह जाओगे? मैंने हेलहाउंड पावर जागृत कर ली है। अब मैं एक स्ट्रॉन्ग अवेकेंड हूँ। आज मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा और तुम्हारी 5 लॉर्ड गोल्डन ड्रैगन पावर छीन लूंगा। स्क्रीन में जोकर की तरह चिल्लाते शू रुई को देखकर मैं पूल से बाहर निकला और तौलिए से शरीर पहुंचने लगा। एक ए रैंक टोटम मिलते ही इतना घमंड। ब्रदर लाई, मैं जाकर इसे खत्म कर देता हूँ। नहीं, पिछली जिंदगी का हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। दरवाजा खोलो। क्लिक। भारी टाइटेनियम एलॉय गेट धीरे धीरे खुल गया। मैं अकेला शेल्टर से बाहर निकल आया। चिनलाई आखिर बाहर आ ही गया। बस इन कुछ बेकार लोगों को साथ लाया है और सोचता है कि मेरा सामान छीन लेगा। मैंने उसके पीछे
पीछे खड़े डर से कांपते गुंडों की तरफ देखा और तिरस्कार से हंसा। तुम सबके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। शुरुई हंस पड़ा। छिनली, पहले देख तो सही कि मैं किसे साथ लाया हूँ। भीड़ धीरे धीरे अलग हुई। काले धुएं के बीच एक खूबसूरत महिला आगे बढ़ी। उसने खून से सनी लाल ड्रेस पहन रखी थी। उसकी त्वचा बेहद सफेद थी और चेहरा पहले की तरह सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब लाल चमक थी। उसकी कमर पर ब्लड रेड स्पाइडर लिली टैटू खिल रहा था। उसके पीछे पारदर्शी लाल पंखुड़ियां तैर रही थी। हवा में फैली खुशबू इतनी अजीब थी कि लोगों की रीढ़ तक ठंडी हो रही थी। ज़ाओ युकिंग, वह मरी नहीं थी, सिर्फ जिंदा ही नहीं थी, बल्कि उसने एक शक्तिशाली टोटम भी जागृत कर लिया था, येलो स्प्रिंग स्पाइडर लिली। आसपास के गुंडे उसे देखते देखते सम्मोहित होने लगे। कुछ तो घुटनों पर गिर गए और उसकी ओर रेंगने लगे। ज़ाओ युकिंग ने धीरे से हाथ उठाया। एक ब्लड रेड फ्लावर वाइन उसकी उंगलियों से निकली और एक गुंडे की गर्दन पर लिपट गई। वह आदमी विरोध करने की बजाय मोहित होकर मुस्कुराने लगा। अगले ही पल उसका चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। उसका शरीर सूखने लगा। उसकी छाती से एक स्पाइडर लिली धीरे धीरे खिल उठी। ज़ाओ युचिंग ने आनंद से आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर फिर से लालिमा लौट आई। छिनली, उम्मीद नहीं थी ना? मैंने भी अवेकनिंग कर ली है। शुरुई उसके पीछे खड़ा ठंडी मुस्कान के साथ बोला। छिनली, तुम खुद को बहुत महान समझते थे ना? ज़ाओ युकिंग अब ए रैंक मेंटल अवेकेंड है। उसकी स्पाइडर लिली फ्रेग्रेंस दर्जनों अवेकनर्स को कंट्रोल कर सकती है। मैं देखना चाहता हूँ कि अपनी कभी पसंद की हुई महिला के सामने तुम हमला कर भी पाओगे या नहीं। ज़ाओ युकिंग मुस्कुराई और धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके हर कदम के साथ जमीन पर ब्लड रेड स्पाइडर लिली खिल रही थी। हवा में खुशबू और गहरी होती जा रही थी। अचानक मेरे सामने की दुनिया बदल गई। मैं फिर पिछली जिंदगी में पहुंच गया। ब्लड मून आसमान में लटक रही थी। मैं खून से लथपथ खंडहरों में पड़ा था। 3 हेडेड हेल हाउंड मेरी ओर बढ़ रही थी। ज़ाओ युकिंग मेरे पास घुटनों के बल बैठी रो रही थी। छिनली, मुझसे गलती हो गई। पिछली जिंदगी में मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। मुझे शुरुई पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने हाथ बढ़ाया और मेरा चेहरा छूने की कोशिश की। उसकी आवाज दर्द और पछतावे से भरी थी। छिनली, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं उसे शांत भाव से देखता रहा। अगले ही पल में हंस पड़ा। ज़ाओ युकिंग, तुम्हारा इल्यूजन बहुत नकली है। घुटनों पर बैठी ज़ाओ युचिंग का चेहरा बदल गया। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम! मेरी पीठ के पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार प्रकट हो गया। 9 काले ड्रैगन शैडोज ने एक साथ अपनी लाल आंखें खोल दी। वह प्राचीन ब्लैक कॉफिन मेरे पीछे हवा में तैरने लगा। कॉफिन पर बंधी ब्लड रेड चेन्स धीरे धीरे कांपने लगी। आसमान से एक विशाल फॉरबिडन प्रेशर उतरी। आसपास के खंडहर, ब्लड मून, ज़ाओ युकिंग और पूरा इल्यूजन शीशे की तरह टूट गया। रियलिटी वापस लौट आई। ज़ाओ युचिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह लड़खड़ा कर पीछे हटी। उसके होंठों से खून की एक पतली धारा निकली। उसके पीछे स्पाइडर लिली एवेटार कांपने लगा और उसकी पंखुड़ियां झड़ने लगी। असंभव! वह अविश्वास से मुझे घूरने लगी। मेरी येलो स्प्रिंग फ्लावर फ्रेग्रेंस इंसान के दिल की सबसे गहरी इच्छा को बाहर निकाल सकती है। तुम पर इसका कोई असर कैसे नहीं हुआ? मैंने उसकी ओर ठंडे भाव से देखा। इच्छा? तुम खुद को मेरी इच्छा बनने के लायक समझती हो? ज़ाओ युकिंग का चेहरा पल भर में रंगहीन हो गया। यह शब्द किसी भी हमले से ज्यादा दर्दनाक है। उसने होंठ काटे और उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। छिनली, तुम पहले मुझे पसंद करते थे। तुम बस अब भी मुझसे नाराज हो, है ना? उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बेचारी बनने की कोशिश करते हुए बोली, मैं मानती हूँ कि मैंने गलतियां की थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि अपोकलिप्स आने वाला है। मुझे लगा था कि तुम सचमुच पागल हो गए हो। छिनलाई, बस मुझे शेल्टर में आने दो। मैं फिर से तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैं अब ए रैंक अवेकेंड हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं सर्वाइवर्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। ज़ाओ युकिंग, तुम धोखेबाज औरत! अभी तो कह रही थी कि उसकी मदद करके उसे खत्म करोगी। शुरुई अचानक चिल्लाया। ज़ाओ युचिंग ने पलटकर उसकी ओर देखा और गुस्से से चीखी, चुप रहो! अगर तुम लाइव स्ट्रीम में छिनलाई का मजाक न उड़ाते, अगर तुम मुझे उसके ऊपर हंसने के लिए मजबूर न करते, तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। जब तुम भाग रहे थे तब क्या एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ देखा था? तुम्हें मुझे दोष देने का कोई हक नहीं है। शुरुई गुस्से से कांपने लगा। मैं उन दोनों को कुत्तों की तरह आपस में लड़ते देख रहा था और मुझे यह सब बेहद बोरिंग लग रहा था। पिछली जिंदगी में मैं इन्हीं 2 लोगों की वजह से मारा गया था। ये सोचकर ही हंसी आती थी। छिनली, मुझसे गलती हो गई, सच में हो गई। मुझे एक और मौका दे दो प्लीज। ज़ाओ युकिंग ने मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मुझे छूने से पहले ही एक अदृश्य प्रेशर ने उसे उछालकर दूर फेंक दिया। मैं ऊपर से उसकी ओर देखते हुए शांत स्वर में बोला, तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा नहीं है। तुम्हें सिर्फ यह एहसास हुआ है कि शुरुई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता और मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। ज़ाओ युकिंग का शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में भरे आंसू वहीं रुक गए। मैंने अपना दायां हाथ उठाया। मेरे पीछे मौजूद ब्लैक कॉफिन एवेटार धीरे धीरे थोड़ा खुला। उसके भीतर से एक काली चेन बाहर निकली और बिजली की तरह ज़ाओ युकिंग की कमर पर मौजूद स्पाइडर लिली टोटम को जकड़ लिया। स्पाइडर लिली सच में खूबसूरत होती है, लेकिन तुमने इसे गलत जगह खिलाया है। मेरे शब्द खत्म होते ही ब्लैक कॉफिन चेन कस गई। ज़ाओ युकिंग दर्द से चीख उठी। उसके पीछे मौजूद ब्लड रेड फ्लावर सी एक ही पल में टूटकर बिखर गई। अनगिनत स्पाइडर लिली शैडोज हवा में मुरझाने लगी। उसके शरीर के भीतर मौजूद टोटम पावर को 9 ड्रैगन कॉफिन ने जबरदस्ती सील कर दिया। उसकी लाल आंखें फिर सामान्य हो गईं। उसका पूरा शरीर जैसे अपनी सारी शक्ति खोकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति! छिनलाई, तुमने मेरी शक्ति सील कर दी। वह निराशा से मुझे देखती रही। मैंने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें मारना मेरे लिए दूसरी बार हाथ उठाने लायक भी नहीं है। शुरुई ने ज़ाओ युकिंग को देखा, जिसकी शक्ति सील हो चुकी थी। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, केवल नफरत ही। बेकार औरत, एक आदमी को भी अपने जाल में नहीं फंसा सकी। ज़ाओ युकिंग अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। शुरुई, तुमने क्या कहा? शुरुई ने उसके पास जमीन पर जोर से लात मारी और चीख पड़ा, अगर तुम जैसी अपशकुनी औरत न होती तो मैं आज इस हालत में नहीं पहुंचता।
गुस्सा। जाओ यूकिंग की आंखों में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मैं ये सब देखकर केवल ऊब महसूस कर रहा था। अपोकलिप्स कभी किसी इंसान को नहीं बदलता, वह सिर्फ उसके दिल में छिपी सबसे गंदी चीजों को जल्दी बाहर निकाल देता है। मैंने धीरे से शूरुई की तरफ देखा। नाटक खत्म हो गया, अब हमारे बीच का हिसाब बाकी है। शूरुई के चेहरे से सारी अकड़ गायब हो गई, उसकी जगह अब सिर्फ डर बचा था। आखिर उसे समझ आ गया कि जिस लेवल 1 हेल हाउंड पावर पर उसे इतना घमंड था, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। नहीं, मैं ए रैंक अवेकेंड हूँ, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। शूरुई पूरी तरह पागल हो गया। उसने आसमान की ओर सिर उठाकर जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी पीठ के कपड़े फट गए। उसके पीछे 5 मीटर से भी बड़ा काली आग में जलता हुआ 3-हेडेड हेल हाउंड एवेटार प्रकट हुआ। उसका शरीर फूलने लगा, मांसपेशियां उभर आईं, दोनों हाथ तेज भेड़िए के पंजों में बदल गए और वह गंधक जैसी बदबू छोड़ता हुआ मेरी ओर झपटा। मर जा, बीच वाले कुत्ते के सिर ने मुंह खोला और काली आग की एक भयंकर लपट मेरी ओर फेंकी। सामने से आते इस विशाल हमले को देखकर मुझे बचने की भी जरूरत महसूस नहीं हुई। ए रैंक मेरे सामने कुत्ते के बराबर भी नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। मेरे शरीर के भीतर ओरिजिन पावर से बदला हुआ भयानक ब्लड एनर्जी उफनती नदी की तरह गरज उठा। मैंने किसी एवेटार या टोटम पावर का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपने शरीर की ताकत पर भरोसा किया। मेरा दायां मुका पीछे गया और फिर तोप के गोले की तरह आगे निकला। धड़ाम, भयानक पंच फोर्स ने काली आग को बीच से चीर दिया। मेरा मुका बिना रुके यूरुई के सबसे गर्वित हेल हाउंड हेड पर जा लगा। क्रैक, हड्डियां टूटने की डरावनी आवाज गूंज उठी। यूरुई का दायां हाथ तुरंत टूट गया। बची हुई पंच फोर्स उसकी छाती पर जा लगी। यूरुई के मुंह से खून का फव्वारा निकला। उसका विशाल शरीर टूटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ा और दूर जाकर जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। तुमने अवतार भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? शूरुई ने अपनी धंसी हुई छाती पकड़ ली। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा और ऊपर से उसे देखने लगा। छिन शाओ, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कोई भावना नहीं थी। पिछली जिंदगी में तुमने मुझे बीस्ट राइड के बीच धक्का दिया था, इस जिंदगी में मैं तुम्हें बीस्ट राइड में नहीं धकेलूंगा। ये सुनते ही शूरुई की आंखों में डर की एक नई चमक उभर आई, लेकिन मैंने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बहुत आसान सजा होगी। मैंने धीरे से हाथ उठाया। मेरे पीछे 9 ड्रैगन कॉफिन एवेटार फिर प्रकट हुआ। ब्लैक कॉफिन थोड़ा सा खुला और उसके भीतर से एक काली चेन निकली जो सीधा शूरुई के 3-हेडेड हेल हाउंड टोटम में जा घुसी। शूरुई दर्द से चीख उठा। उसके पीछे का 3-हेडेड हेल हाउंड एवेटार पागलों की तरह संघर्ष करने लगा, लेकिन 9 काले ड्रैगन शैडोज ने उसे मजबूती से दबा रखा था। क्रैक, टोटम की सतह पर एक दरार उभर आई। शूरुई के शरीर से निकल रही पावर तेजी से खत्म होने लगी। उसकी ताकत समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट गई। उसका शरीर फिर सामान्य इंसान जैसा हो गया। वह एक घायल, कमजोर और शक्तिहीन आदमी बनकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरी शक्ति, चिनली, मेरी शक्ति वापस करो! वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें कुत्ता बनना पसंद था ना? आज से तुम कुत्ता बनने के भी लायक नहीं रहे। आसपास खड़े गुंडों ने शूरुई को देखा। उनकी आंखों का भाव बदल गया। अपोकलिप्स में कमजोर लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। ऊपर से शूरुई ने अपनी जान बचाने के लिए रास्ते भर न जाने कितने लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसकी सजा का समय आ चुका था। जल्द ही दर्द भरी चीखें गूंजने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद शूरुई की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। जमीन पर केवल एक फीका लेवल 1 गोल्डन कोर बचा था। मैंने उसे उठाकर हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। पिछली जिंदगी में जिसने मुझे बीस्ट राइड में धक्का दिया था, इस जिंदगी में वह मुझे पूरी ताकत लगाने के लायक भी नहीं था। तभी अचानक आसमान से भारी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। भयंकर रोटर साउंड हवा को चीरती हुई पास आने लगी। मैंने सिर उठाकर देखा। 3 मिलिट्री आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स शेल्टर के ऊपर चक्कर लगा रहे थे। हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे नीचे उतरे। कैबिन डोर खुला और पूरी तरह आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस के 2 दस्ते तेजी से बाहर निकले और दोनों तरफ फैल गए। उनके पीछे एक सीनियर कमांडर कुछ गार्ड्स के साथ आगे बढ़ा। मिस्टर चिन, नमस्कार। मैं ईस्टर्न रीजन का डेप्यूटी कमांडर लेइजान हूँ। सुप्रीम कमांडर के आदेश पर आपसे मिलने आया हूँ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कमांडर ले, आपने मेहनत की। बाहर बीस्ट हर तरफ फैले हुए हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए, इसका मतलब कमांड सेंटर अब भी पूरी कोशिश से व्यवस्था बनाए हुए है। लेइजान की आंखों में आश्चर्य चमका। उसे लगा था कि मेरी जैसी ताकत वाला अवेकनर शायद मिलिट्री से दूरी रखेगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि अपोकलिप्स में मिलिट्री ही आम लोगों की आखिरी उम्मीद होती है। अगर वे फ्रंट लाइन नहीं संभालते तो जांगजो बहुत पहले बिखर चुका होता। लेइजान ने गहरी सांस ली। मिस्टर चिन, ड्रोन फुटेज में हमने आपको S क्लास ब्लड पाइथन को मारते देखा। आपकी ताकत कमांड सेंटर के सभी झात अवेकनर्स से कहीं ऊपर है। सुप्रीम कमांडर आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कोऑपरेशन स्थापित करना चाहते हैं। हम आपको फोर्सफुली रिक्रूट नहीं करेंगे और ब्लैकस्टोन बेस भी नहीं लेंगे। बस इतना चाहते हैं कि ड्रैगन नेशन पर बड़े संकट आने पर आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करें। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। लेइजन की आंखें चमक उठी। मैंने आगे कहा, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट एक्शन का आदी हूँ। मैं किसी रेगुलर कमांड सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकता। ब्लैकस्टोन बेस एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन बेस रहेगा। मिलिट्री ऑर्डर बनाए रखेगी, सर्वाइवर्स को ट्रांसफर करेगी और डिफेंस लाइंस बनाएगी। मैं इंटेलिजेंस शेयर करूंगा और जरूरत पड़ने पर हाई लेवल बीस्ट को खत्म करूंगा। रिसोर्सेज एक्सचेंज और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दोनों तरफ से होगी। यही सबसे एफिशिएंट तरीका है। लेइजान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं आपकी बात ज्यों की त्यों सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। मैंने कहा, चूंकि अब हम पार्टनर्स हैं तो मैं तुम्हें एक इंटेलिजेंस देता हूं। 3 दिन बाद रात 2 बजे ईस्ट सी में पहली लार्ज स्केल मरीन बीस्ट राइड फूटेगी। एक लेवल 5 डीप सी एंशिएंट ड्रैगन 10 लाख नहीं बल्कि 1 लाख से
से अधिक सी बीस्ट को लेकर जांगजो पर हमला करेगा। अगर पहले से हेवी फायर पावर डिफेंस तैयार नहीं की गई तो जांगजो और पूरा ईस्टर्न रीजन भारी तबाही झेलेगा। लेइजन का चेहरा बदल गया, ठंडा पसीना उसकी पीठ तक बह गया। उसने मेरी आंखों में झूठ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे केवल शांति दिखाई दी। मिस्टर चिन, क्या ये जानकारी भरोसेमंद है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं 30 लाख लोगों की जान को मजाक नहीं बनाऊंगा। लेइजन ने तुरंत जवाब दिया, मैं अभी सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करता हूँ और ईस्टर्न रीजन की पूरी शक्ति को डिफेंस प्रिपरेशन में लगा देता हूँ। मैंने आगे कहा, और मुझे कुछ हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए, हाई प्रिसिजन मशीन टूल्स, स्पेशल अलॉय मटेरियल्स, 10 वॉरशिप ग्रेड ऑटोमेटिक क्लोज डिफेंस कैनन सिस्टम्स और कुछ इंडिविजुअल क्लाउड बॉम्ब्स। मैं इन्हें मुफ्त में नहीं मांग रहा, बदले में हाई लेवल बीस्ट इंटेलिजेंस सबसे पहले मिलिट्री को दूंगा। लेइजान ने कुछ पल सोचा, ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, मुझे लोंगशुई से अनुमति लेनी होगी, लेकिन मेरी राय में यह डील फायदेमंद है। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, लेइजान ने गंभीरता से कहा। मिस्टर चिन, सहयोग के लिए धन्यवाद। मैंने जवाब दिया, मिलिट्री इंसानों की आखिरी सीमा की रक्षा करे और मैं उन मॉन्स्टर्स से निपटूंगा जिनसे तुम अभी नहीं निपट सकते। हर कोई अपना काम करे। लेइजान ने सम्मान से सिर झुकाया। मैं आपके ये शब्द सुप्रीम कमांडर तक पहुंचाऊंगा। उसे जाते हुए देखते हुए मेरी आंखें गहरी हो गईं। लेवल 5 बीस्ट किंग, वही 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खोलने की चाबी था। डीप सी एंशिएंट ड्रैगन का गोल्डन बॉक्स मुझे हर हाल में चाहिए था। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। हेवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, लगातार स्पेशल मशीन टूल्स, क्लोज डिफेंस कैनन सिस्टम्स और क्लाउड बॉम्ब्स ब्लैकस्टोन बेस पहुंचाते रहे। बाकी स्ट्रेटेजिक सप्लाईज भी अलग अलग खेपों में भेजी जा रही थी। मैंने सब कुछ हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। शेल्टर की डिफेंस पावर कई गुना बढ़ गई। चौथे दिन रात 2 बजे मैं मॉनिटरिंग रूम की बड़ी लेदर चेयर पर बैठा था। हाथ में गरम ब्लैक कॉफी थी। ब्रदर लाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश काली क्यों है? चू शाओदाओ स्क्रीन देखते हुए बोला। मैंने कॉफी की चुस्की ली और गहरी नजरों से बाहर देखा। शुरू हो गया। लगभग उसी समय जांगजो ईस्टर्न कोस्ट डिफेंस लाइन पर लेइजान रडार स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन पर अनगिनत लाल बिंदु सुनामी की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था। चिनली की जानकारी सच थी। ईस्ट सी बीस्ट टाइड आ चुकी थी। फायर, पूरा फायर पावर इस्तेमाल करो, उन्हें सिटी एरिया में घुसने मत दो। हमारे पीछे 30 लाख सर्वाइवर्स हैं। अगले ही पल आर्टिलरी पोजीशंस गरज उठी। हजारों शेल्स आग की लकीरें छोड़ते हुए कोस्ट लाइन पर गिरे। पूरा अंधेरा, आसमान दिन जैसा चमक उठा। लेकिन जब इल्यूमिनेशन फ्लेयर्स ऊपर पहुंचे तो फ्रंट लाइन के सभी सैनिकों के चेहरे पर निराशा छा गई। समुद्र के ऊपर दसियों हजार म्यूटेटेड सी बीस्ट्स लहरों को चीरते हुए बढ़ रहे थे। कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स जितने बड़े म्यूटेटेड क्रैब्स थे, कुछ जहरीले कांटों से ढके एम्फीबियस फिशमैन और कुछ बेहद तेज सी स्नेक स्वार्म्स जो गोलाबारी के बीच भी पागलों की तरह आगे बढ़ रहे थे। लड़ाई शुरू होने के 10 मिनट के अंदर पहली डिफेंस लाइन पूरी तरह टूट गई। कमांडर ले, हम रोक नहीं पा रहे, बीस्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा है, पूरी डिफेंस लाइन कोलैप्स हो रही है। लेइजान ने कमर से पिस्टल निकाली। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। पूरी सेना को आदेश दो, आज चाहे हम सब मर जाएं, लेकिन आम लोगों की रक्षा करनी होगी। तभी जब मिलिट्री अंतिम लड़ाई की तैयारी कर रही थी, धरती अचानक भयानक तरीके से कांप उठी। एक ऐसी भयानक प्रेशर जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी, अचानक डीप सी की दिशा से पूरे क्षेत्र में फैल गई। जांगजो के अंदर खंडहरों और अंडरग्राउंड बेसमेंट्स में छिपे 30 लाख सर्वाइवर्स को एक साथ सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल पहाड़ उनके दिल पर रख दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। वो क्या चीज है? लेइजान ने निराशा से सिर उठाकर दूर रात के आसमान की ओर देखा। तभी घने काले धुएं को एक विशाल बोन विंग ने चीर दिया। बादलों के बीच से 100 मीटर से भी लंबी एक भयानक बोन ड्रैगन धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसका पूरा शरीर डीप सी मिस्ट से घिरा हुआ था। उसकी आंखें 2 विशाल लाल लालटेन जैसी चमक रही थीं और उनमें से मौत की ठंडी आभा निकल रही थी। लेवल 5 बीस्ट किंग, डीप सी बोन ड्रैगन। अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में लेवल 5 बीस्ट का मतलब था अजेय शक्ति, ऐसा मॉन्स्टर जो अकेले एक पूरे शहर को नष्ट कर सकता था। अचानक डीप सी बोन ड्रैगन ने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसने अपना विशाल ड्रैगन माउथ खोला और एबिस जैसी गहराई से काली ड्रैगन ब्रेथ बाहर निकली। धड़ाम! काली आग ने 1000 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को निगल लिया। आर्टिलरी पोजीशंस पल भर में नष्ट हो गईं। खत्म हो गया, जांगजो खत्म हो गया। निराशा की लहर पूरे शहर में फैल गई। अनगिनत लोगों ने आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन उसी समय ब्लैकस्टोन शेल्टर के अंदर मैं धीरे से अपनी कॉफी कप नीचे रख रहा था। स्क्रीन पर वह विशाल बोन ड्रैगन काले धुएं के बीच घमंड से उड़ रहा था। मेरी आंखों में डर नहीं था, उनमें केवल जलती हुई उत्सुकता थी। शू शाओदाओ का चेहरा बदल गया। ब्रदर लाई, आप बाहर जाने वाले हैं। वो लेवल 5 बीस्ट किंग है। जांग शिनी ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी और मुस्कुराया। मेरे 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खोलने के लिए अभी एक की कमी है और उस बड़ी छिपकली का गोल्डन बॉक्स मुझे पसंद आ गया है। मैं एलिवेटर की ओर मुड़ा और चलते हुए बोला, घर का ध्यान रखना और हाँ, मेरे लिए एक कप टी भी बना देना। जब तक चाय ठंडी होगी मैं वापस आ जाऊंगा। उसी समय जांगजो के ऊपर डीप सी बोन ड्रैगन लगातार ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ बरसा रहा था और डिफेंस लाइंस को तबाह कर रहा था। लेइजान ने आंखें बंद कर ली थीं और मौत का इंतजार कर रहा था। तभी जांगजो के बाहरी पहाड़ों की दिशा से एक काली रोशनी का स्तंभ आसमान की ओर फूट पड़ा। वह ब्लैक लाइट ठंडी नहीं थी, बल्कि उसमें एक प्राचीन और राजसी औरत थी। घना काला धुआं जबरदस्ती दोनों तरफ हट गया। वो क्या है? लेइजान ने तुरंत आंखें खोल दी। पूरे जांगजो के 30 लाख सर्वाइवर्स और फ्रंट लाइन पर बचे हुए सैनिकों ने एक साथ
ब्लैकस्टोन बेस की दिशा में देखा। सबकी नजरों के सामने एक लंबा युवा उस ब्लैक गोल्ड लाइट पिलर के सहारे आसमान की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसने कोई फ्लाइंग इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं किया था। वह बस हवा में ऐसे चल रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे अदृश्य सीढ़ियां हों। वो मिस्टर चिन है। चिनली आ गया। लेजान उत्साह से कांप उठा। जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, मेरे पीछे का 9 ड्रैगन कॉफिन टोटम पूरी तरह खुल गया। 9 विशाल ब्लैक ड्रैगन्स आसमान में फैल गए। उनके शरीर सैकड़ों मीटर लंबे थे। उनकी ब्लड रेड ड्रैगन आईज एक साथ खुल गईं। वे एक प्राचीन ब्लैक कॉफिन को खींच रहे थे जो पूरे जांगजो के ऊपर तैर रही थी। कॉफिन पर बंधी ब्लड रेड चेन्स धीरे धीरे कांप रही थीं। एक सर्वोच्च, प्राचीन और अछूती फॉरबिडन ऑरा समुद्री लहर की तरह पूरे जांगजो में फैल गई। इस प्रेशर के नीचे नीचे मौजूद 1 लाख म्यूटेटेड सी बीस्ट्स जो अभी तक पागलों की तरह हमला कर रहे थे, अचानक डर से चीख उठे। वे सभी जमीन पर गिर पड़े और कांपने लगे। ब्लैकस्टोन बेस के मिस्टर चिन, वो जांगजो को बचाने आ गए हैं। अनगिनत सर्वाइवर्स खंडहरों से बाहर झांकने लगे। उनकी आंखों में आश्चर्य, राहत और सम्मान भरा हुआ था। मैं 1000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था और दूर उस 100 मीटर लंबे डीप सी बोन ड्रैगन को देख रहा था। उसके विशाल शरीर के सामने मैं चींटी जितना छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरे पीछे मौजूद 9 ड्रैगन कॉफिन उससे भी अधिक प्राचीन, रहस्यमयी और भयावह लग रही थी। दुःस्वप्न जैसा दृश्य था। डीप सी बोन ड्रैगन ने मेरी चुनौती महसूस कर ली। उसकी ब्लड रेड आईज मुझे घूरने लगी और उसने आसमान हिला देने वाली दहाड़ लगाई। उसने अपना एबिस ड्रैगन माउथ खोला और पहले से 10 गुना बड़ी ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ मेरी ओर मीटियर की तरह फेंक दी। छोटी मोटी चालें। मेरे सीने पर मौजूद पेंगू टोटम अचानक चमक उठा। आसमान चीरती बैटल ऑरा फूट पड़ी। हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे पीछे पेंगू एवेटार प्रकट हो गया। सामने आती ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ को देखकर मैं हिला तक नहीं। मैंने धीरे से अपना दायां मुका उठाया। मेरे सीने का पेंगू टोटम गरजते बादलों जैसी आवाज करने लगा। क्रिएशन पावर मेरे मुके के चारों ओर इकट्ठा हो गई। अगले ही पल मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम। मेरा पंच ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ से टकराया। पूरा आसमान मानो बीच से फट गया। ब्लैक फ्लेम्स को क्रिएशन पावर ने जबरदस्ती 2 हिस्सों में चीर दिया। दोनों तरफ आग की विशाल लहरें निकल गईं। वे दूर खंडहरों पर गिरीं और धरती पर हजारों मीटर लंबी जली हुई खाइयां बना गईं। मैं दोनों फायर वेव्स के बीच स्थिर खड़ा रहा। मेरे पीछे का पेंगू एवेटार धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसका पहले धुंधला दिखने वाला शरीर अब और अधिक वास्तविक होता जा रहा था। डार्क गोल्डन डिवाइन लाइट मेरे सीने के पेंगू टैटू से निकलकर पूरे एवेटार में फैल गई। मैंने डीप सी बोन ड्रैगन की ओर देखकर मुस्कुराया। बड़ी छिपकली, अब मेरी बारी है। मेरे शब्दों के साथ पेंगू टोटम पूरी तरह सक्रिय हो गया। मेरे पीछे का पेंगू एवेटार कई दर्जन मीटर ऊंचा हो गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल था। उसकी ऑरा प्राचीन और अथाह थी, मानो केओस ईरा का कोई एंशिएंट जायंट वापस लौट आया हो। उसके हाथों में क्रिएशन पावर से बनी एक विशाल बैटल एक्स प्रकट होने लगी। एक्स के ब्लेड पर डार्क गोल्डन रून्स चमकने लगे। मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। मेरे पीछे का पेंगू एवेटार भी वैसा ही करने लगा। इंसान और एवेटार की हर हरकत एक जैसी थी। डीप सी बोन ड्रैगन ने पहली बार मौत का डर महसूस किया। उसकी ब्लड रेड आईज में भय उभर आया। वह तेजी से पीछे हटना चाहता था, लेकिन जिस क्षण पेंगू एवेटार ने उसे लॉक किया, उसके आसपास की ब्लैक मिस्ट तक जम गई। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी आवाज थंडर जैसी गूंजी। पेंगू स्प्लिट हेवन। मेरा हाथ नीचे गिरा। उसी समय पेंगू एवेटार ने भी क्रिएशन एक्स पूरी ताकत से चला दी। धड़ाम। सैकड़ों मीटर लंबी डार्क गोल्डन एक्स लाइट ने ब्लैक मिस्ट को चीर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान 2 हिस्सों में बंट जाएगा। डीप सी बोन ड्रैगन ने बचने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक्स लाइट उसकी विशाल बोन विंग पर जा गिरी। क्रैक। उसकी बोन विंग तुरंत टूट गई। डीप सी बोन ड्रैगन दर्द से चीख उठा। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका विशाल शरीर मीटियोर की तरह धरती पर गिरने लगा। मैंने उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। एक कदम में मैं डार्क गोल्डन लाइट बनकर उसके ऊपर पहुंच गया। पेंगू एवेटार भी मेरे साथ ही आगे बढ़ा। मैंने मुट्ठी बांधी। पेंगू एवेटार ने दोनों हाथों से क्रिएशन एक्स पकड़ ली। डीप सी बोन ड्रैगन सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में केवल डर था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, टूट जाओ। मेरा मुका नीचे गिरा। उसी क्षण पेंगू एवेटार की क्रिएशन एक्स भी नीचे गिरी। धड़ाम। क्रिएशन एक्स सीधे डीप सी बोन ड्रैगन के सिर पर लगी। भयानक क्रिएशन पावर उसकी खोपड़ी के भीतर घुस गई। धरती जोर से कांप उठी। जांगजो के बाहरी इलाके में दर्जनों मीटर गहरा एक विशाल क्रेटर बन गया। पत्थर आसमान में उड़ गए। डीप सी बोन ड्रैगन का विशाल शरीर क्रेटर के बीच धंस गया। उसकी ब्लड रेड आईज की रोशनी तेजी से बुझने लगी। पेंगू एवेटार धीरे धीरे गायब हो गया। डार्क गोल्डन लाइट भी खत्म होने लगी। मैं क्रेटर के किनारे खड़ा था। मेरे सीने का पेंगू टैटू अब भी हल्का चमक रहा था। लेवल 5 ओवरलॉर्ड डीप सी बोन ड्रैगन मर चुका था। लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हुई कि कोई समझ भी नहीं पाया। मेरे उड़ने से लेकर लेवल 5 बीस्ट किंग को मारने तक पूरा युद्ध 3 मिनट से भी कम समय में खत्म हो गया। ब्लैक मिस्ट हट गई। ब्लड मून की लाल रोशनी फिर धरती पर फैल गई। मैंने हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर दी और सामान्य आकार में लौट आया। मैं सीधे ड्रैगन के विशाल सिर पर उतरा। मैंने अपनी उंगलियों को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और उसकी खोपड़ी चीर दी। उसके अंदर से बास्केटबॉल जितना बड़ा एक लेवल 5 गोल्डन बॉक्स निकला जो ब्लैक गोल्ड लाइट से चमक रहा था। उसके भीतर समुद्र जैसी विशाल एनर्जी महसूस करके मैं संतुष्ट हो गया और उसे हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। नीचे मौजूद 1 लाख सी बीस्ट्स अपने बीस्ट किंग की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए। वे समुद्र की ओर भागने लगे। जांगजो बच चुका था। मिस्टर चिन, जांगजो के 30 लाख लोगों को बचाने के लिए धन्यवाद। पूरे शहर में
धन्यवाद की आवाजें गूंज उठी। मैं ड्रैगन के सिर पर खड़ा था और हाथ में लेवल 5 गोल्डन बॉक्स पकड़े हुए था। मैंने इन तारीफों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने लेजन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, कमांडर ले, ऐसा मत कहिए। अगर ऑर्डर फोर्सेस ने बीस्ट राइड को सामने से नहीं रोका होता तो जांगजो शायद मेरे आने तक टिक ही नहीं पाता। लेजन कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने आगे कहा, यह युद्ध मैंने अकेले नहीं जीता। फ्रंट लाइन पर जो सैनिक मारे गए उन्होंने भी इस शहर को बचाया है। लेजन की आंखें लाल हो गईं। उसके पीछे खड़े कई ऑफिसर्स ने भी सिर झुका लिया। मैंने गोल्डन बॉक्स हाफ लाइफ स्पेस में रख दिया। अब सर्वाइवर्स को ट्रांसफर करो और डिफेंस लाइन को रिपेयर करो। बीस्ट राइड का पीछे हटना केवल अस्थायी है, असली डिजास्टर अभी बाकी है। लेजान ने गंभीरता से कहा, मिस्टर चिन निश्चिंत रहिए, ऑर्डर फोर्सेस जांगजो को संभाल लेंगी। मैंने कहा, अगर लेवल 5 से ऊपर का बीस्ट दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर देना। हाई लेवल बीस्ट से मैं निपटूंगा। इतना कहकर मैंने समय बर्बाद नहीं किया। ब्लैक गोल्ड लाइट चमकी और मैं लाइट स्ट्रीम बनकर ब्लैक स्टोन शेल्टर वापस लौट गया। शेल्टर का विशाल गेट बंद हो गया। मैं मॉनिटरिंग रूम में पहुंचा और मेज पर रखी टी का कप उठाकर एक घूंट लिया। टी बिल्कुल सही टेम्परेचर पर है। ब्लैक स्टोन शेल्टर के सबसे निचले कोर चेंबर में मैं विशेष मेडिटेशन प्लेटफॉर्म पर बैठा था। मेरे हाथ में लेवल 5 डीप सी बोन ड्रैगन का गोल्डन बॉक्स था। इस गोल्डन बॉक्स की एनर्जी एस क्लास ब्लड पाइथन गोल्डन बॉक्स से सैकड़ों गुना अधिक थी। अगर मिलिट्री का सबसे ताकतवर अवेकनर भी इसे सीधे निगल ले तो उसका शरीर तुरंत फट जाएगा। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। मैंने बिना झिझक उसे अब्सॉर्ब कर लिया। ब्लैक गोल्ड एनर्जी बाढ़ की तरह मेरे शरीर में घुस गई। मेरी त्वचा पर ब्लैक फ्रॉस्ट जमने लगी। हड्डियां दबाव से चरमराने लगी। मैंने ठंडी हंसी हंसी। सिर्फ एक मरी हुई छिपकली और मुझे चुनौती। मेरे सीने का पैंगू एवेटार अचानक आंखें खोलकर जाग गया। उसकी क्रिएशन पावर ने ब्लैक एनर्जी को जबरदस्ती दबा दिया, फिर उसे पीसकर सबसे शुद्ध ओरिजिन एनर्जी में बदल दिया। वह एनर्जी मेरे शरीर को लगातार मजबूत करने लगी। उसी समय मेरी पीठ पर मौजूद 9 ड्रैगन कॉफिन टोटम सक्रिय हो गया। 9 ब्लैक ड्रैगन्स ऐसे लग रहे थे मानो त्वचा के नीचे तैर रहे हों। एंशिएंट ब्लैक कॉफिन पर बंधी पहली स्टार चेन बुरी तरह कांपने लगी। टक, एक हल्की टूटने की आवाज मेरी सोल के भीतर गूंजी। अगले ही पल पहली स्टार चेन टूट गई। धड़ाम, ब्लैक गोल्ड एनर्जी का अथाह सैलाब कॉफिन के भीतर से बाहर निकला। मेरी आंखों के सामने अंतहीन डार्कनेस फैल गई। डार्कनेस के सबसे गहरे हिस्से में एंशिएंट ब्लैक कॉफिन धीरे धीरे खुल रही थी। उसी क्षण मुझे एक नई क्षमता मिली। अब मैं 20 गोल्डन बॉक्सेस, 20 रेमनेंट एनर्जी और सील्ड टोटम्स की इंस्टिंक्ट पावर को सीधे डिवावर कर सकता था। ब्लैक कॉफिन उन एनर्जीज को रिफाइन करके मेरे शरीर, हाफ लाइफ स्पेस और 4 फॉरबिडन टोटम्स को मजबूत करेगी। दूसरे शब्दों में, जब तक मेरे पास पर्याप्त एनर्जी होगी मैं लगातार मजबूत होता जाऊंगा। डीप सी बोन ड्रैगन गोल्डन बॉक्स पूरी तरह रिफाइन होने के बाद मेरा फिजिकल रेल्म सीधे लेवल 5 तक पहुंच गया। हाफ लाइफ स्पेस भी फिर से फैल गई। उसके विशाल किनारे पर अब एक नया क्षेत्र उभर आया था। वह क्षेत्र पूरी तरह ब्लैक डार्कनेस से भरा था। ऐसा लग रहा था मानो एंशिएंट ब्लैक कॉफिन की शैडो वहां मौजूद हो। वह शांत, मृत और अथाह था। मुझे एक मजबूत एहसास हुआ कि जैसे जैसे 9 ड्रैगन कॉफिन की बाकी चेन्स टूटेंगी, ये डार्कनेस रीजन हाफ लाइफ स्पेस से भी अधिक भयावह और रहस्यमयी जगह बन जाएगा। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। पूरे शरीर की हड्डियां गरजते बादलों जैसी आवाज करने लगी। कॉफिन डिवावर, बुरा नहीं, आज से हर बीस्ट मेरे लिए सिर्फ एनर्जी सोर्स है। अगली सुबह ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं अलॉय फ्लोर पर पद्मासन लगाकर बैठा था। डीप सी बोन ड्रैगन गोल्डन बॉक्स को रिफाइन करने के बाद मेरे शरीर का ब्लड एनर्जी पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका था। 9 ड्रैगन कॉफिन की पहली चेन खुल चुकी थी। कॉफिन डिवावर एबिलिटी भी पूरी तरह मेरे शरीर का हिस्सा बन गई थी। अब सामान्य गोल्डन बॉक्सेस से मिलने वाला इंप्रूवमेंट बहुत सीमित हो गया था। अगर मुझे और मजबूत बनना था तो मुझे और भी ऊंचे लेवल के बीस्ट का शिकार करना होगा, कम से कम लेवल 4 या उससे ऊपर के। तभी शू शाओदाओ अंदर आया। उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। ब्रदर ली, कल रात आपने अकेले लेवल 5 एंशिएंट ड्रैगन को मार दिया। मैं और चिनी तो लगभग कुछ कर ही नहीं पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों सिर्फ आपका बोझ बनकर रह जाएंगे। दूसरी ओर से जांग शिन्नी भी अंदर आई। उसने ब्लैक कॉम्बैट सूट पहन रखा था। उसके लंबे बाल पीछे बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर हमेशा वाली शांति थी, लेकिन आंखों में लड़ने की इच्छा साफ दिख रही थी। मुझे भी रियल कॉम्बैट की जरूरत है। केवल गोल्डन बॉक्सेस अब्सॉर्ब करके लेवल बढ़ाने से असली ताकत हासिल नहीं होती। मैंने दोनों की ओर देखकर सिर हिलाया। यही बात मैं खुद भी सोच रहा था। शू शाओदाओ के अर्लंग डिवाइन जनरल और नेजा टोटम्स दोनों टॉप टियर कॉम्बैट टोटम्स थे। जांग शिनी का 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम तो अटैक, डिफेंस, प्यूरिफिकेशन और बैटलफील्ड कमांड सभी में बेहतरीन था। दोनों की पोटेंशियल बहुत बड़ी थी, लेकिन अपोकलिप्स में पोटेंशियल और कॉम्बैट पावर एक जैसी चीज नहीं थी। असली एक्सपर्ट्स हमेशा बीस्ट कॉर्प्सेस के ढेर पर खड़े होकर बनते हैं। मैं खड़ा हो गया। तो फिर बाहर चलते हैं। शू शाओदाओ की आंखें चमक उठी। कहां? मैंने जांगजो के आसपास का मिलिट्री शेयर्ड मैप खोल दिया। स्क्रीन पर अनगिनत रेड डॉट्स शहर के खंडहरों और बाहरी जंगलों में फैले हुए थे। उनमें से साउथ जांगजो इंडस्ट्रियल पार्क का रेड मार्क सबसे ज्यादा चमक रहा था। मिलिट्री ने उसे हाई रिस्क जोन घोषित किया था। वहां लेवल 4 बीस्ट नेस्ट होने का शक था। मैंने उस लोकेशन की ओर इशारा किया। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क। कल रात मरीन बीस्ट राइड के पीछे हटने के बाद एक बड़ा म्यूटेटेड बीस्ट ग्रुप वहां बस गया है। मिलिट्री ड्रोन्स ने पुष्टि की है कि वहां कम से कम 3 लेवल 4 बीस्ट्स और बड़ी संख्या में लेवल 2 और लेवल 3 बीस्ट्स मौजूद हैं। शू शाओदाओ हंस पड़ा। शानदार जगह है, मॉन्स्टर्स भी ज्यादा और एक्सपीरियंस भी ज्यादा। जांग शिन्नी ने मैप को ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोली, साउथ इंडस्ट्रियल पार्क नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट
मिलिट्री कैंप से ज्यादा दूर नहीं है। अगर वहाँ के बीस्ट फैल गए तो सर्वाइवर्स इवैक्यूएशन रूट खतरे में पड़ जाएगी। मैंने सिर हिलाया। इसलिए यह मिशन दो काम एक साथ करेगा, ट्रेनिंग भी और मिलिट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। मैंने लेईजान को कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर उसका चेहरा दिखाई दिया। वह पिछली रात की तुलना में थोड़ा रिलैक्स लग रहा था, लेकिन आंखों में थकान अब भी साफ थी। मिस्टर चिन, क्या आपको मिलिट्री सपोर्ट की जरूरत है? मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। साउथ जियांगजो इंडस्ट्रियल पार्क, मैं वहाँ बीस नेस्ट साफ करने जा रहा हूँ। वहाँ लेवल 4 बीस नेस्ट मौजूद है। लेईजान कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। मिस्टर चिन, हम भी उसी एरिया के लिए रीइंफोर्समेंट रिक्वेस्ट तैयार कर रहे थे। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क में बड़ी मात्रा में केमिकल वेयर हाउसेज हैं। अगर बीस्ट्स ने उन्हें नष्ट कर दिया तो टॉक्सिक गैस पूरे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप को प्रभावित कर सकती है। अगर आप कार्रवाई करते हैं तो मिलिट्री तुरंत ड्रोन रिकॉनेसेंस और एरिया ब्लॉकेड उपलब्ध कराएगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, आउटर पेरीमीटर तुम लोग संभालो, अंदर कोई दखल नहीं देगा। मैं शोदाओ और चीनी को कॉम्बैट ट्रेनिंग देने ले जा रहा हूँ। लेईजान ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया, मिलिट्री बाहरी घेरा बनाए रखेगी और किसी भी बीस्ट को भागने नहीं देगी। मिस्टर चिन, कृपया सावधान रहिए, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सावधान रहने की जरूरत उन्हें है। 10 मिनट बाद ब्लैकस्टोन बेस का साइड गेट धीरे धीरे खुला। अंडरग्राउंड गैराज से एक मॉडिफाइड ब्लैक हेवी ऑफ रोड व्हीकल बाहर निकली। उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ आर्मर से ढकी हुई थी। टायर्स के बाहर एलॉय एंटी स्लिप रिम्स लगे हुए थे। रूफ पर ऑटोमेटिक मशीन गन भी लगी हुई थी। शू श्याओदाओ फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठा उत्साह से हाथ रगड़ रहा था। जांग शिनी बैक सीट पर बैठी थी। उसके हाथ में मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड की फैंटम इमेज हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा और एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन ने किसी बीस्ट की दहाड़ जैसी आवाज निकाली। काली ऑफ रोड व्हीकल ब्लैकस्टोन बेस से निकलकर दक्षिण की ओर पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगी। रास्ते भर ब्लैक मिस्ट अभी पूरी तरह नहीं हटी थी। हाईवे के दोनों तरफ बीस्ट द्वारा चबाई गई छोड़ी हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कभी कभी कुछ लो लेवल म्यूटेटेड बीस्ट्स बाहर निकल आते, लेकिन व्हीकल के पास पहुंचने से पहले ही रूफ पर लगी ऑटोमेटिक मशीन गन उन्हें छलनी कर देती। आधे घंटे बाद साउथ इंडस्ट्रियल पार्क हमारे सामने था। जो कभी रोशनी से जगमगाता मॉडर्न इंडस्ट्रियल जोन था, वह अब पूरी तरह मॉन्स्टर्स का नेस्ट बन चुका था। फैक्ट्रीज ढह चुकी थीं, रोड्स मुड़ तुड़ गई थीं और हवा में तीखी केमिकल स्मेल फैली हुई थी। शू श्याओदाओ ने डोर खोला और कूद कर नीचे उतर गया। ब्रदर लाई, कैसे लड़ना है? मैंने इंडस्ट्रियल पार्क के गहरे हिस्से की ओर देखा। वहां 3 ऐसी ऑराज थीं जो बाकी बीस्ट से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। 2 लेवल 4 आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स और एक लेवल 4 पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन। इनके अलावा सैकड़ों लेवल 2 और लेवल 3 बीस्ट भी मौजूद थे। मेरे लिए ये सब अब कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शू श्याओदाओ और जांग शिनी के लिए यह परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड था। मैंने हाथ उठाया। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन कॉफिन हल्का कंपन करने लगी। एक अदृश्य प्रेशर पूरे इंडस्ट्रियल पार्क पर छा गया। सभी लो लेवल बीस्ट की गति तुरंत धीमी हो गई, मानो उनकी पीठ पर पहाड़ रख दिया गया हो। लेकिन मैंने उन्हें सीधे नहीं मारा। मैंने प्रेशर को बस इतना रखा कि बीस्ट हॉर्ड दब जाए, लेकिन शू श्याओदाओ और जांग शिनी की लड़ाई प्रभावित न हो। मैंने दोनों की ओर देखा। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। लेवल 2 और लेवल 3 बीस्ट तुम दोनों खुद साफ करोगे। लेवल 4 बीस्ट को मैं सिर्फ दबा कर रखूंगा। जब तक जान का खतरा न हो मैं मदद नहीं करूंगा। शू श्याओदाओ मुस्कुराया। यही तो चाहता था। उसके बोलते ही उसकी दाहिनी बाह पर मौजूद अर्लांग डिवाइन लॉर्ड टोटम चमक उठा। उसके पीछे आर्मर पहने हुए एक डिवाइन जनरल की फैंटम इमेज उभर आई। हेवनली आई एक्टिवेट। उसके माथे पर गोल्डन लाइट चमकी और थर्ड आई की फैंटम इमेज खुल गई। उसके सामने की दुनिया अचानक बेहद स्पष्ट हो गई। दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स की मूवमेंट पैटर्न, स्केल गैप्स, मसल कंट्रैक्शंस और बेली वीक पॉइंट्स सब हेवनली आई में साफ दिखाई देने लगे। तुम्हारी कमजोरी मिल गई। उसने 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड को दोनों हाथों से पकड़ा और जमीन पर जोर से पैर मारा। थम। जमीन मकड़ी के जाले जैसी दरारों से भर गई। यू श्याओदाओ तीर की तरह आगे निकला और पहली आयरन आर्मर्ड लिजर्ड के साइड में पहुंच गया। उसकी ब्लेड ऊपर उठी। ब्लेड पर गोल्डन लाइट फूट पड़ी। डिवाइन आर्मर ब्रेकिंग स्लैश। ब्लेड नीचे गिरी। तीखी मेटल कलीजन की आवाज गूंज उठी। शू श्याओदाओ का चेहरा बदल गया। उसका वार स्केल गैप पर बिल्कुल सही लगा था, लेकिन डिफेंस पूरी तरह नहीं टूटी। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड की आर्मर उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी जितना उसने सोचा था। ब्लेड सिर्फ आधा इंच अंदर गई और फिर बोन आर्मर में फंस गई। मुश्किल। पहली आयरन आर्मर्ड लिजर्ड तुरंत घूमी। उसकी विशाल टेल तूफान जैसी आवाज के साथ घूमी। शू श्याओदाओ ब्लेड छोड़कर पीछे हटने को मजबूर हो गया। धड़ाम। टेल उसकी छाती के किनारे से टकराई। सिर्फ हल्का कांटेक्ट होने पर भी वह उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और एक छोड़े हुए ऑयल टैंकर से टकराया। टैंकर अंदर तक धंस गया। शू श्याओदाओ का रहा। उसके होंठों के किनारे से खून निकल आया। वाह, काफी सख्त है। मैं दूर खड़ा रहा। जांग शिनी ने स्वाभाविक रूप से मेरी ओर देखा। मैंने शांत स्वर में कहा, वह नहीं मरेगा, उसे खुद लड़ने दो। शू श्याओदाओ ऑयल टैंकर से उछलकर बाहर आया। उसने खून पोंछा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि और ज्यादा उत्साह था। अच्छा है, मजा आएगा। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड ने गुर्राहट की और टैंक जैसी स्पीड से उसकी ओर दौड़ी। दूसरी आयरन आर्मर्ड लिजर्ड भी साइड से घेरने लगी। दोनों मिलकर उसे सैंडविच करने की कोशिश कर रही थी। यू श्याओदाओ अब पहले की तरह सीधे हमला करने नहीं दौड़ा। उसके माथे की हेवनली आई और अधिक चमकने लगी। दुनिया मानो स्लो मोशन में बदल गई। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड का हर कदम, हर स्केल मूवमेंट और हर मसल टेंशन उसकी हेवनली आई में साफ दिखाई दे रहा था। पहली आयरन आर्मर्ड लिजर्ड उसके सामने पहुंची और अपना विशाल माउथ खोल दिया। बदबूदार हवा उसके चेहरे पर लगी। यू श्याओदाओ ने शरीर पीछे झुकाया और अटैक से बाल बाल बच गया। उसी समय उसने जमीन पर पैर टिकाया और उसके जॉ के नीचे से फिसलकर बेली
शैडो में घुस गया। हेवनली आई ने टारगेट लॉक कर लिया। बेली की तीसरी सॉफ्ट आर्मर प्लेट के नीचे सीधा हार्ट था। होली डीमन स्लेइंग स्ट्राइक। चू शाओदाओ गरजा। उसके पीछे अर्लंग डिवाइन लॉर्ड एवेटार ने भी साथ में ब्लेड चलाई। 3 पॉइंटेड डबल एज्ड ब्लेड नीचे से ऊपर की ओर घुसी। छपाक। ब्लेड ने सॉफ्ट आर्मर चीर दी और सीधे बीस्ट के बेली में घुस गई। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड दर्द से चीख उठी। उसका विशाल शरीर तड़पने लगा। चू शाओदाओ ने पूरी ताकत लगाई और ब्लेड को ऊपर की ओर खींच दिया। खुल जा। चीरने की आवाज के साथ बीस्ट के बेली में विशाल घाव बन गया। उसका भारी शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चू शाओदाओ को आराम करने का मौका भी नहीं मिला। दूसरी आयरन आर्मर्ड लिजर्ड पीछे से आ गई। उसने चू शाओदाओ पर हमला नहीं किया। इसके बजाय वह बगल की आधी ढही हुई केमिकल स्टोरेज फैक्ट्री की ओर दौड़ी। जांग शिनी का चेहरा बदल गया। वह केमिकल टैंक उड़ाना चाहती है। अगर वे फट गए तो पॉइजन गैस पूरे इंडस्ट्रियल पार्क में फैल जाएगी। चू शाओदाओ ने तुरंत सिर उठाया। उसकी हेवनली आई की गोल्डन लाइट और तेज हो गई। भागना चाहती है? लिटिल मास्टर के साथ यहीं रुक। उसने अपनी ब्लेड जमीन में गाड़ दी। उसके पीछे अर्लंग डिवाइन लॉर्ड एवेटार और अधिक वास्तविक हो गया। एवेटार के माथे पर भी गोल्डन हेवनली आई खुल गई। दोनों हेवनली आईज की गोल्डन लाइट आपस में जुड़ गई। अगले ही पल दूसरी आयरन आर्मर्ड लिजर्ड पूरी तरह लॉक हो गई। हेवनली आई सोल लॉक। विशाल बीस्ट का शरीर अचानक रुक गया। ऐसा लगा जैसे अदृश्य चेन्स ने उसे बांध दिया हो। वह पागलों की तरह संघर्ष करने लगी। उसके पंजे जमीन में गहरे गड्ढे खोद रहे थे, लेकिन वह गोल्डन लॉक से छूट नहीं पा रही थी। चू शाओदाओ का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। यह स्किल उसकी वर्तमान स्ट्रेंथ के लिए बहुत भारी थी, लेकिन उसकी आंखों में केवल उत्साह था। उसने सिर उठाया और मुस्कुराया। यह वार तुम्हें विदा करने के लिए है। आसमान में ब्लैक मिस्ट को एक गोल्डन ब्लेड लाइट ने चीर दिया। बादलों के बीच एक विशाल 3 पॉइंटेड डबल एज ब्लेड की फैंटम इमेज उभर आई। उसकी लंबाई दर्जनों मीटर थी। गोल्डन लाइट उस पर बह रही थी। उसकी शार्प ऑरा मानो हेवनली जजमेंट जैसी थी। पूरे इंडस्ट्रियल पार्क की हवा जैसे जम गई। चू शाओदाओ ने जमीन में गड़ी ब्लेड को खींचा और बीस्ट की ओर पूरी ताकत से वार किया। डिवाइन जजमेंट स्लैश। अगले ही पल आसमान की विशाल ब्लेड शैडो नीचे गिरी। धड़ाम। गोल्डन ब्लेड सीधे आयरन आर्मर्ड लिजर्ड के सिर पर गिरी। उसकी भारी आर्मर तुरंत टूट गई। विशाल बीस्ट को जमीन में दबा दिया गया। धरती पर दर्जनों मीटर लंबी दरार बन गई। पत्थर आसमान में उड़ गए। धूल का बादल फैल गया। जब गोल्डन लाइट गायब हुई तब लेवल 4 आयरन आर्मर्ड लिजर्ड गहरे गड्ढे में पड़ी थी और बिल्कुल हिल नहीं रही थी। चू शाओदाओ ने मेरी ओर देकर हंसते हुए पूछा, ये मूव कैसा था? स्टाइलिश था ना? मैंने फैक्ट्री के बीचों बीच बनी उस विशाल ब्लेड मार्क को देखा और कहा, ठीक था, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। चू शाओदाओ हंस पड़ा। स्टाइल होनी चाहिए, बाकी सब बाद में। काफी देर आराम करने के बाद उसने दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स के सिर फाड़कर 2 लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस निकाल लिए। जैसे ही गोल्डन बॉक्सेस उसके हाथ में आए, उसकी बाह पर मौजूद अर्लांग डिवाइन लॉर्ड टोटम हल्का कांप उठा। उसके माथे की हेवनली आई फैंटम भी चमकी। लगातार 2 लेवल 4 बीस्ट को मारने के बाद उसका टोटम अपने बॉटल नेक को तोड़ने लगा था, लेकिन उसने गोल्डन बॉक्सेस तुरंत अब्सॉर्ब नहीं किए। अभी अभी हेवनली आई और डिवाइन जजमेंट स्लैश का लगातार इस्तेमाल करने से उसके ब्लड एनर्जी रिजर्व्स लगभग खत्म हो चुके थे। इस हालत में अगर वह जबरदस्ती लेवल 4 गोल्डन बॉक्स अब्सॉर्ब करता तो यह ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि मौत को बुलाना होगा। चू शाओदाओ ने दोनों लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस अपने बैकपैक में डाल ली और हंसते हुए बोला, ब्रदर लाई, बेस वापस जाकर अब्सॉर्ब करूंगा। मैंने सिर हिलाया। तभी इंडस्ट्रियल पार्क के गहरे हिस्से से एक तीखी चीख सुनाई दी। एक आधी ढही हुई फैक्ट्री अचानक विस्फोट के साथ टूट गई। डार्क ग्रीन पॉइजन मिस्ट समुद्री लहरों की तरह बाहर फैलने लगी। मलबे के बीच से एक विशाल पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन धीरे धीरे बाहर निकली। उसका आकार लगभग एक ट्रक जितना था। उसकी 8 स्पाइडर लेग्स तेज भालों जैसी थीं। उसके पेट से लगातार कोरोसिव पॉइजन मिस्ट निकल रही थी। जहां जहां वह गुजरती वहां स्टील पाइप्स तक सड़ने लगी और सस जैसी आवाज करती। लेवल 4 पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन। चू शाओदाओ आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। ये वाली शिन्यी की है। चू शाओदाओ कुछ पल के लिए रुक गया। जांग शिन्यी पहले ही मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड कसकर पकड़ चुकी थी और धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम स्वाभाविक रूप से पॉइजन, ईविल ऑरा और पोल्यूशन टाइप बीस्ट्स को काउंटर करता था। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन उसके ब्रेक थ्रू के लिए सबसे उपयुक्त ओपोनेंट थी। जांग शिन्यी ने शांत स्वर में कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन की 8 ब्लड रेड आईज एक साथ उस पर टिक गईं। अगले ही पल उसके पेट में सूजन आई। धड़ाम। विशाल मात्रा में डार्क ग्रीन पॉइजन मिस्ट बाहर निकली और बाढ़ की तरह जांग शिन्यी की ओर बढ़ी। जांग शिन्यी पीछे नहीं हटी। उसकी पीठ पर 6 व्हाइट विंग्स धीरे धीरे फैल गईं। शुद्ध व्हाइट लाइट उसके शरीर से बाहर फैलने लगी। मिस्टिक मेडन प्यूरिफिकेशन डोमेन भनन। उसके चारों ओर एक सेमी ट्रांसपेरेंट व्हाइट डोमेन फैल गया। पॉइजन मिस्ट जैसे ही डोमेन से टकराई, सस की आवाज आने लगी। बड़ी मात्रा में पॉइजन मिस्ट व्हाइट स्मोक में बदल गई। लेकिन स्पाइडर क्वीन सिर्फ पॉइजन स्प्रे करने वाली बीस्ट नहीं थी। उसकी 8 स्पाइडर लेग्स अचानक जमीन में धंस गईं। अगले ही पल दर्जनों पॉइजन थ्रेड्स मलबे के बीच से निकलकर जांग शिन्यी की ओर चारों दिशाओं से बढ़े। जांग शिन्यी ने सामने के थ्रेड्स काट दिए, लेकिन और थ्रेड्स साइड और बैक से आने लगे। छप। एक थ्रेड उसकी बाह को छू गया। कॉम्बैट सूट तुरंत कट गया और उसकी स्किन पर डार्क ग्रीन निशान उभर आया। चू शाओदाओ का चेहरा बदल गया। शिन्यी! जांग शिन्यी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने बाएं हाथ से घाव को पकड़ा। 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम चमका। सॉफ्ट व्हाइट लाइट घाव पर फैली और पॉइजन तेजी से बाहर निकल गया। मैं ठीक हूँ। उसने स्पाइडर क्वीन की ओर देखा। उसकी आंखें और शांत हो गईं। ये सिर्फ पॉइजन नहीं फैला रही, ये स्पाइडर वेब फॉर्मेशन
फॉर्मेशन बना रही है। मैं दूर खड़ा हल्का सा मुस्कुराया। जांग शीनी की कॉम्बैट टैलेंट मेरी उम्मीद से भी बेहतर थी। स्पाइडर क्वीन ने फिर से चीख लगाई। पूरे फैक्ट्री रूइंस में फैले पॉइजन थ्रेड्स डार्क ग्रीन लाइट से चमकने लगे। कुछ ही मिनटों में उसने पूरे बैटलफील्ड को एक विशाल पॉइजन वेब में बदल दिया था। अगर जांग शीनी एक भी गलत कदम रखती तो वह पॉइजन थ्रेड्स में फंस जाती। जांग शीनी ने आंखें बंद कर ली। उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टिक मेडन एवटार उभर आया। इस बार उसने स्वॉर्ड नहीं चलाई। उसने प्यूरिफिकेशन डोमेन को सिकोड़कर केवल अपने आसपास 3 मीटर तक सीमित कर दिया। डोमेन छोटा हो गया, लेकिन प्यूरिफिकेशन पावर कई गुना बढ़ गई। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। उसके पैर के नीचे चमका पॉइजन थ्रेड तुरंत राख बन गया। दूसरा कदम, तीसरा कदम, जहां जहां वह चलती पॉइजन वेब में व्हाइट सेफ पाथ बनता जाता। धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा। वह चांदनी की किरण जैसी पॉइजन वेब के बीच से गुजर रही थी। स्पाइडर क्वीन की 8 आंखें पागलों की तरह घूम रही थीं, लेकिन वह उसकी सही पोजीशन पकड़ नहीं पा रही थी। अगले ही पल स्पाइडर क्वीन उछलकर ऊपर गई और लगभग लिक्विड फॉर्म में कॉम्प्रेस किया हुआ पॉइजन बॉल नीचे फेंक दिया। पॉइजन बॉल हवा को तकोरोड कर रही थी। जांग शीनी ने अचानक आंखें खोल दी। मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड चमक उठी। होली लाइट ब्रेक। उसने सोर्ड चलाई। व्हाइट सोर्ड लाइट ने पॉइजन बॉल को बीच से काट दिया। पॉइजन लिक्विड उसके दोनों तरफ गिरा और जमीन में 2 बड़े गड्ढे बना दिए। लेकिन उसी समय जांग शीनी पॉइजन रेन को पार करके स्पाइडर क्वीन के नीचे पहुंच चुकी थी। उसने दोनों हाथों से सोर्ड पकड़ी। उसकी पीठ की 6 विंग्स एक साथ बंद हो गई। सारी प्यूरिफिकेशन पावर सोर्ड एज पर इकट्ठी हो गई। उस पल पूरी दुनिया में केवल वही व्हाइट सोर्ड लाइट दिखाई दे रही थी। 9 हेवंस प्यूरिफिकेशन स्लैश। व्हाइट सोर्ड लाइट आसमान तक उठ गई। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन का विशाल शरीर आर पार कट गया। उसने दर्द से चीख मारी। उसकी 8 टांगें बेकाबू होकर फड़फड़ाने लगीं, लेकिन प्यूरिफिकेशन पावर उसके घावों में फैल चुकी थी। उसने उसके शरीर के भीतर मौजूद पॉइजन सैक्स को पूरी तरह जला दिया। धड़ाम! स्पाइडर क्वीन जमीन पर गिर गई। डार्क ग्रीन पॉइजन फैलने से पहले ही 9 हेवंस मिस्टिक मेडन डोमेन ने उसे पूरी तरह दबा दिया। लेवल 4 पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन मर चुकी थी। उसके सिर से एक डार्क ग्रीन गोल्डन बॉक्स बाहर लुढ़क आया। जांग शीनी झुकी और उसे उठा लिया। उसके हाथ में व्हाइट लाइट चमकी। गोल्डन बॉक्स की सतह पर मौजूद पॉइजन ऑरा तुरंत शुद्ध हो गई। जैसे ही गोल्डन बॉक्स उसके हाथ में आया, उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टिक मेडन अवतार हल्का कांप उठा। गोल्डन बॉक्स के अंदर मौजूद पॉइजन एनर्जी मानो टोटम द्वारा रिजेक्ट की जा रही थी, लेकिन साथ ही प्यूरिफिकेशन पावर उसे दबा भी रही थी। जांग शीनी की ऑरा थोड़ी हिल गई, लेकिन उसने तुरंत गोल्डन बॉक्स अब्सॉर्ब नहीं किया। लेवल 4 गोल्डन बॉक्स की एनर्जी पहले से ही बहुत वायलेंट थी और यह पॉइजन स्पाइडर क्वीन का गोल्डन बॉक्स था, जिसके अंदर पोल्यूशन ऑरा अभी भी मौजूद थी। अगर वह इसे अभी अब्सॉर्ब करती तो हल्की हालत में इंजर्ड होती और बुरी हालत में उसका टोटम पोल्यूटेड हो सकता था। उसने गोल्डन बॉक्स सुरक्षित रख लिया और मेरी ओर देखा। मैंने सिर हिलाया। अभी के लिए इसे संभाल कर रखो। बेस वापस पहुंचने के बाद मैं इसके अंदर बची हुई पोल्यूशन ऑरा पूरी तरह साफ कर दूंगा। जांग शीनी ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। चू शाओदाओ ये सब देकर हैरान रह गया। कमाल है शीनी, अभी जो सोर्ड स्ट्राइक तुमने मारी वह तो मेरी मूव से भी ज्यादा स्टाइलिश थी। जांग शीनी ने मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड वापस रख दी और शांत स्वर में बोली, हर स्किल की अपनी उपयोगिता होती है। चू शाओदाओ तुरंत हंस पड़ा। वह तो है ही। मैं दोनों के पास गया और उनकी ओर देखा। तुम्हें पता है अभी लड़ाई में सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? चू शाओदाओ ने सिर खुजलाया। मैंने सिर हिलाया। आयरन आर्मर्ड लिजर्ड की डिफेंस बहुत मजबूत थी। तुमने पहले अटैक में बिना पूरी टेस्टिंग किए फुल पावर लगा दी। इसी वजह से ब्लेड फंस गई। अगर टेल पूरी ताकत से लग जाती तो कम से कम 3 रिब्स टूट जाती। इसे याद रखना। फिर मैंने जांग शीनी की ओर देखा। और तुमने प्यूरिफिकेशन डोमेन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। पॉइजन तुम साफ कर सकती हो, लेकिन स्पाइडर थ्रेड्स और टेरेन ट्रैप्स पूरी तरह पॉइजन टाइप नहीं होते। भविष्य में पोल्यूशन टाइप ईस्ट से लड़ते समय सिर्फ पॉइजन पर ध्यान मत देना, यह भी देखना कि वह बैटलफील्ड कैसे कंट्रोल कर रही है। जांग शीनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गई। मैंने दोनों से कहा, गोल्डन बॉक्सेस संभाल कर रखो। लो लेवल गोल्डन बॉक्सेस रेल्म को स्टेबल करने के काम आती है, लेकिन लेवल 3 और उससे ऊपर की गोल्डन बॉक्सेस, खासकर लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस, बैटलफील्ड पर कभी सीधे अब्सॉर्ब मत करना। यू शाओदाओ ने पूछा, क्यों? अभी तो मुझे लगा एयरलंग टोटम जलने वाली है। मैंने जवाब दिया, वह टोटम रेजोनेंस था। इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉटल नेक ढीला पड़ चुका है। लेकिन गोल्डन बॉक्स के अंदर सिर्फ एनर्जी नहीं होती, उसके अंदर बीस्ट की वायलेंट विल और पोल्यूशन ऑरा भी होती है। लो लेवल गोल्डन बॉक्सेस में यह कम होती है, लेकिन हाई लेवल गोल्डन बॉक्सेस को बिना फिल्टर किए अब्सॉर्ब किया तो हल्के में टोटम बैकलैश होगा और गंभीर स्थिति में डेस्टिनी पोल्यूशन तक हो सकती है। जियांग शीनी ने अपने हाथ में मौजूद पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन गोल्डन बॉक्स को देखा। उसकी सतह पर मौजूद पॉइजन एनर्जी भले ही काफी हद तक प्यूरिफाई हो चुकी थी, लेकिन अंदर अब भी डार्क ग्रीन मिस्ट बह रही थी। वह तुरंत मेरी बात समझ गई। तो पहले फिल्टर करना होगा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, बेस लौटकर मैं कॉफिन डिवावर एबिलिटी से इन्हें रिफाइन करूंगा। पोल्यूशन ऑरा और वायलेंट विल अलग कर दूंगा। सिर्फ फ्यूअर टोटम एनर्जी बचेगी। उसके बाद अब्सॉर्ब करोगे तो ब्रेक थ्रू पूरी तरह स्टेबल होगा। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क की सारी गोल्डन बॉक्सेस इकट्ठी कर ली गई। लेवल 1 गोल्डन बॉक्सेस कई 100 थी। लेवल 3 गोल्डन बॉक्सेस 20 से ज्यादा थी। लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस कुल 3 थी। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन की गोल्डन बॉक्स जांग शीनी को मिली और दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड्स की गोल्डन बॉक्सेस चू शाओदाओ को। तभी ले जान का वीडियो कॉल आ गया। स्क्रीन पर वह ड्रोन फुटेज देख रहा था और साफ लग रहा था कि उसने राहत की सांस ली है। मिस्टर चिन, साउथ इंडस्ट्रियल पार्क बीस्ट नेस्ट पूरी तरह साफ हो चुका है।
है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप पर केमिकल पोल्यूशन का खतरा भी खत्म हो गया। आपकी और आपके दोनों साथियों की मदद के लिए धन्यवाद। मैंने सिर हिलाया। वैसे भी इन्हें रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग की जरूरत थी। लेई जान कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मिस्टर चिन मजाक कर रहे हैं। मिलिट्री के लिए यह एक हाई रिस्क नेस्ट था। मैंने चू शाओदाओ और जंग शिन्यी की ओर देखा। अभी अभी की लड़ाई के बाद उनकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर लग रही थी। इस ट्रेनिंग का रिजल्ट उम्मीद से बेहतर था। मैंने लेई जान से कहा, आगे अगर इसी तरह के लेवल 4 या उससे ऊपर के 20 नेस्ट्स मिले तो कोऑर्डिनेट्स सीधे हमें भेज देना। जब तक वे हमारे प्लान से नहीं टकराते हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। लेई जान ने तुरंत सिर हिलाया, समझ गया। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद मैंने दूर धीरे धीरे छोटी ब्लैक मिस्ट की ओर देखा। साउथ इंडस्ट्रियल पार्क तो बस शुरुआत ही। जांगजो के आसपास अभी भी अनगिनत बीस्ट नेस्ट्स मौजूद थी। आम सर्वाइवर्स के लिए वे डेथ जोन्स थीं, लेकिन हमारे लिए वे सबसे अच्छे ट्रेनिंग ग्राउंड्स थे। लेकिन अभी और हंटिंग का समय नहीं था। शू शाओदाओ और जांग शिन्यी अभी अभी एक कठिन बैटल से निकले थे। उनके बॉटल नेक्स टूट चुके थे। अब समय था कि हाथ में मौजूद गोल्डन बॉक्सेस को सचमुच अपनी ताकत बनाया जाए। ब्लैकस्टोन बेस लौटने के बाद मैंने दाहिना हाथ उठाया। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन कॉफिन हल्की गर्म होने लगी। कॉफिन डिवावर एबिलिटी सक्रिय हो गई। ब्लैक कॉफिन की शैडो मेरे पीछे एक पल के लिए चमकी। तीनों लेवल 4 गोल्डन बॉक्सेस से काली धुंध की पतली लहरें निकलने लगी। यही पोल्यूशन ऑरा और वायलेंट विल थी जो बीस्ट गोल्डन बॉक्सेस में बची हुई थी। अगर कोई सामान्य अवेकनर इन्हें अब्सॉर्ब करता तो उसे अपनी विल पावर से इनका सामना करना पड़ता। सफल हुआ तो स्ट्रेंथ बढ़ती, असफल हुआ तो टोटम बैकलैश होता। लेकिन 9 ड्रैगन कॉफिन के सामने ये पोल्यूशन ऑरा सबसे अच्छा फूड थी। ब्लैक कॉफिन हल्के से कांपी और सारी इंप्यूरिटीज निकल गई। तीनों गोल्डन बॉक्सेस की लाइट पहले से कहीं ज्यादा प्योर हो गई। मैंने दोनों आयरन आर्मर्ड लिजर्ड गोल्डन बॉक्सेस चू शाओदाओ को दी और पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन गोल्डन बॉक्स जांग शिन्यी को। चू शाओदाओ ने गोल्डन बॉक्सेस लेते हुए हंसकर कहा, थैंक्स ब्रदर लाई। जांग शिन्यी ने भी धीरे से कहा, धन्यवाद। अगले ही पल दोनों ने गोल्डन बॉक्सेस अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। चू शाओदाओ में सबसे पहले बदलाव आया। उसकी दाहिनी बांह पर एर्लांग डिवाइन लॉर्ड टोटम जीवित होती हुई प्रतीत हुई। उसके माथे के बीच में एक पतली दरार खुली। उसके भीतर से गोल्डन डिस्ट्रक्शन लाइट छोड़ती हेवनली आई की शैडो धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे खड़ा आर्मर पहने एर्लंग डिवाइन लॉर्ड एवटार पहले से कहीं अधिक वास्तविक हो गया। दूसरी ओर जैंग शिन्यी का परिवर्तन और भी अद्भुत था। पॉइजन मिस्ट स्पाइडर क्वीन गोल्डन बॉक्स की एनर्जी 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम द्वारा धीरे धीरे प्यूरिफाई होकर अब्सॉर्ब की जा रही थी। डार्क ग्रीन एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश करते ही प्योर व्हाइट मिस्टिक लाइट में बदल रही थी। उसके पीछे 9 हेवंस मिस्टिक मेडन टोटम 6 विशाल व्हाइट एनर्जी विंग्स में बदल गया। उसके हाथ में एक नई मिस्टिक हेवन डिवाइन सोर्ड बनने लगी जो ठंडी डिवाइन ऑरा छोड़ रही थी। आधे घंटे बाद दोनों की ऑरा एक साथ उफान मारने लगी। शू शाओदाओ ने सबसे पहले आंखें खोली। उसकी स्ट्रेंथ लेवल 4 अर्ली स्टेज से लेवल 4 मिड स्टेज, फिर लेवल 4 लेट स्टेज तक पहुंची और आखिर में लेवल 4 पीक पर स्थिर हो गई। जांग शिन्यी की ऑरा भी लगातार बढ़ती रही। उसका 9 हेवंस मिस्टिक मेडन एवटार और अधिक वास्तविक होता गया। अंत में वह भी लेवल 4 पीक पर पहुंच गई। शू शाओदाओ उत्साह में जमीन पर मुका मार बैठा। धड़ाम, अलॉय फ्लोर पर एक गड्ढा बन गया। वाह, यही है लेवल 4 पीक। मुझे लग रहा है मैं अभी किसी को भी हरा सकता हूँ। जांग शिन्यी ने भी आंखें खोली। वह शू शाओदाओ जितनी ओवर एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में भी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। 9 हेवंस प्यूरिफिकेशन डोमेन का एरिया 3 गुना बढ़ गया है। अगर दोबारा बड़े स्तर पर पॉइजन, मियाज्मा या मेंटल पोल्यूशन वाले बीस्ट्स मिले तो मैं एक पूरा सेफ जोन बना सकती हूँ। मैंने संतोष से सिर हिलाया। तभी लेई जान का वीडियो कॉल फिर आ गया। स्क्रीन पर वह हम तीनों को देख रहा था और उसकी आंखों में छिपा हुआ शॉक साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर चिन, साउथ इंडस्ट्रियल पार्क का हाई रिस्क नेस्ट पूरी तरह समाप्त हो चुका है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कैंप पर दबाव काफी कम हो गया है। ड्रैगन मार्शल ने विशेष धन्यवाद भेजा है। मैंने केवल ठीक है कहा। कॉल समाप्त होने के बाद चू शाओदाओ ने आलस से अंगड़ाई ली। ब्रदर लाई, कल फिर मॉन्स्टर हंट पर चलेंगे। मैंने स्क्रीन पर लगातार आते नेशनल बीस्ट अलर्ट्स को देखा और धीरे से कहा, जांगजो के आसपास अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। अब समय आ गया है कि दूसरे वॉर जोन्स की स्थिति भी देखी जाए। ब्लैकस्टोन बेस के अंडरग्राउंड कमांड रूम में अभी अभी नेशनल हाई लेवल बीस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम का नया डेटा फीड जुड़ा था। नेटवर्क लगातार पागलों की तरह रेड अलर्ट रिफ्रेश कर रहा था। जियांगजो के आसपास मौजूद कई हाई रिस्क टाइड स्नो क्षेत्रों को हम साफ कर चुके थे। शू शाओदाओ और जियांग शिंगई भी रियल कॉम्बैट में ब्रेक थ्रू करके लेवल 4 पीक तक पहुंच गए थे, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। स्क्रीन पर ड्रैगन नेशन के लगभग सभी बड़े वॉर जोन्स में इमरजेंसी की स्थिति थी। बीजिंग, नॉर्थ वेस्ट, सदर्न कोस्ट, हर जगह नए रेड अलर्ट दिखाई दे रहे थे। उनमें सबसे ज्यादा चुभने वाला साउथ वेस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर मौजूद वह एबनॉर्मल थंडर क्लाउड था। शू शाओदाओ मुंह में आधी बीफ जर्की दबाए देख रहा था और उसकी स्कैल्प तक सुन्न हो गई। लाई गे, ये तो हद से ज्यादा है। जियांगजो अभी संभला ही था और बाकी जगह फिर से फट गई। जियांग शिंगई विशाल स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसकी नजर साउथ वेस्ट रीजन पर टिकी थी। वहां एक चमकता हुआ रेड डॉट लगातार हाई फ्रीक्वेंसी पर ब्लिंक कर रहा था। हर बार उसके ब्लिंक करने पर आसपास मिलिट्री डिफेंस लाइन को दर्शाने वाले ब्लू मार्कर्स थोड़े और फीके पड़ जाते। उसकी आवाज गई। स्क्रीन पर उसका चेहरा बेहद थका हुआ था। कॉम्बैट यूनिफॉर्म पर गन पाउडर और कीचड़ के निशान लगे हुए थे। मिस्टर चिन, साउथ वेस्ट वॉर जोन इमरजेंसी सपोर्ट की रिक्वेस्ट करता है। लेई जान ने तेजी से फ्रंटलाइन फुटेज खोल दी। अगले ही पल विशाल स्क्रीन साउथ वेस्ट बैटलफील्ड के
रियल टाइम दृश्य में बदल गई। वह पहाड़ों के सहारे बसा एक माउंटेन सिटी था। भारी थंडर क्लाउड पूरे शहर के ऊपर दबाव बनाकर छाए हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन वह साधारण बारिश नहीं थी। बारिश में ब्लैक फॉग, पोल्यूशन और ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क्स मिले हुए थे। वे आर्मर्ड व्हीकल्स पर गिरकर कान फाड़ देने वाली आवाज निकाल रहे थे। सड़कों पर जमा पानी अब एक विशाल कंडक्टिव नेटवर्क बन चुका था। टैंकों के अवशेष सड़क किनारे पड़े थे। अनगिनत सैनिक थंडर पॉइजन एक्सपोजर का खतरा उठाकर सर्वाइवर्स को नॉर्थ टनल की ओर इवैक्यूएट कर रहे थे। कैमरा हिला तो एक युवा सैनिक बेहोश छोटी लड़की को गोद में लिए इवैक्यूएशन व्हीकल की ओर पूरी ताकत से दौड़ता दिखाई दिया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह अपनी बाहों में बारिश से सड़ चुकी आधी गुड़िया को कसकर पकड़ी थी। जल्दी, पहले बच्चे को गाड़ी में चढ़ाओ। युवा सैनिक ने लड़की को वाहन के अंदर पहुंचाया ही था कि उसके पैरों के नीचे का पानी अचानक ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क से चमक उठा। सावधान! पास खड़ा एक बुजुर्ग सैनिक रोते हुए उसकी ओर झपटा और उसे जोर से वाहन के दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। अगले ही पल बिजली फट पड़ी। बुजुर्ग सैनिक पूरी तरह थंडर लाइट से उछल गया और जोर से खंडहर में जा गिरा। उसकी प्रोटेक्टिव सूट से सफेद धुआं निकल रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां अब भी कॉन्वॉय की दिशा में इशारा कर रही थीं। मेरी मत सुनो, बच्चे को पहले ले जाओ। वाहन के अंदर छोटी लड़की जाग गई। वह खिड़की से चिपकर बारिश में गिरे उस सैनिक को देख रही थी और उसकी आवाज रोते रोते बैठ गई थी। अंकल! तुरंत 2 रियर गार्ड सैनिक शेल्टर से बाहर निकले और उसे वापस खींचने दौड़े, लेकिन पानी में इलेक्ट्रिक आर्क्स अब भी पागलों की तरह फैल रहे थे। उनमें से एक जैसे ही पानी में घुसा, उसके पीछे का आर्मर स्पार्क्स छोड़ने लगा और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मेडिक की आंखें लाल हो गईं और वह चीखने लगा। कॉन्वॉय कमांडर ने मुठियां कस लीं। उसकी आंखें भी लाल थीं, लेकिन उसने दांत भींचकर आदेश दिया, अंतिम इवैक्यूएशन कॉन्वॉय आगे बढ़ेगा। रियर गार्ड रेस्क्यू करेगी। मेडिकल टीम सपोर्ट के लिए तैयार रहे। सभी वाहन आगे बढ़ो। अगर हम रुके तो सभी लोग थंडर फील्ड में खत्म हो जाएंगे। शू शियाओदाओ के मुंह की बीफ जर्की मेज पर गिर गई। उसके चेहरे की सारी मुस्कान गायब हो चुकी थी। जियांग शिंगई की आंखें भी ठंडी पड़ गईं। कैमरा और दूर गया। शहर के किनारे एक विशालकाय मॉन्स्टर खंडहरों के बीच सीधा खड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी ऊंचाई 80 मीटर से ज्यादा थी। वह किसी विशाल छिपकली की तरह दिखता था, लेकिन किसी भी छिपकली से कहीं ज्यादा भयानक था। उसके पूरे शरीर पर ब्लू ब्लैक थंडर पैटर्न स्केल्स थे। हर कदम के साथ जमीन पर इलेक्ट्रिक आर्क चेन्स फट पड़ती थी। एक आर्मर्ड व्हीकल समय पर पीछे नहीं हट पाया और उसकी पूंछ के एक झटके से उड़ गया। घूमता हुआ 3 इमारतों से जा टकराया। लेई जान ने गंभीर स्वर में कहा, टारगेट कोड नेम थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड। वर्तमान अनुमान के अनुसार यह लेवल 6 इनिशियल स्टेज म्यूटेंट बीस्ट है। यह साउथ वेस्ट रेड मून रिफ्ट से बाहर निकला है और लगातार 3 डिफेंस लाइंस नष्ट कर चुका है। इसकी वर्तमान गति के अनुसार अधिकतम 15 मिनट में इसका थंडर फील्ड अंतिम इवैक्यूएशन पैसेज को भी कवर कर लेगा। स्क्रीन पर 976 लाइफ सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे। वे नॉर्थ इवैक्यूएशन रूट पर घने रूप से जमा थे। हर ग्रीन लाइट एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व कर रही थी जो अभी तक बाहर नहीं निकल पाया था। मैं थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड को घूरता रहा। हर बार जब वह थंडर मैग्मा उगलता, उसकी चेस्ट बोन के नीचे ब्लू पर्पल लाइट चमक उठती। बहुत संभव था कि वही उसका कोर हो। उसी समय मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन टैटू हल्का गर्म होने लगा। ब्लैक कॉफिन के भीतर पहली स्टार रेनबो चेन में हल्का कंपन हुआ। वह उस गोल्ड बॉक्स की चाह कर रही थी। अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो पहली चेन पूरी तरह स्टेबलाइज हो जाएगी और शायद दूसरी लॉक भी ढीली पड़ जाए। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ, जाइए। मिस्टर चिन, धन्यवाद। इन बातों की जरूरत नहीं। देश और जनता की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पहले कन्वॉय को आगे बढ़ाते रहो। थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड मुझे सौंप दो। तुम लोग अपनी आखिरी फायर पावर इवैक्यूएशन पैसेज के दोनों तरफ केंद्रित करो। बीस्ट हॉर्ड को कॉन्वॉय तक मत पहुंचने देना। समझ गया। मैंने बैटलफील्ड मैप की ओर देखा। थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड एक थंडर टाइप म्यूटेंट बीस्ट है। उसके आसपास निश्चित रूप से अर्थ वेन थंडर फील्ड बना होगा। ड्रोन्स को ज्यादा पास मत भेजना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कोर थंडर फील्ड में पहुंचते ही फेल हो सकते हैं। लेई जान ने तुरंत यह सब रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने शू शियाओदाओ और जियांग शिंगई की ओर देखा। शियाओदाओ, शिंगई, चलो। शू शियाओदाओ तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार हमारी बारी आ गई किसी असली टफ बैटल को लड़ने की। मैं थंडर पॉइजन रेन को प्यूरिफाई करूंगा और घायलों की रक्षा करूंगा। थंडर पॉइजन रेन, पोल्यूटेड थंडर फील्ड और इंजर्ड इवैक्यूएशन, ये सब तुम्हारे जिम्मे है। ठीक है। 3 मिनट बाद ब्लैक स्टोन बेस की छत पर लगा भारी आर्मर धीरे धीरे खुला और मिलिट्री द्वारा अस्थायी रूप से भेजा गया एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट तैयार खड़ा था। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहले से ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। शू शियाओदाओ ने एयरक्राफ्ट की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, लाइक जी, अब तो हम सब अवेकन हो चुके हैं। फिर भी क्या हमें प्लेन से जाना पड़ेगा? क्या आप सीधे उड़कर नहीं जा सकते? मैंने कहा, जा सकता हूँ। तो फिर प्लेन में बैठने की क्या जरूरत है? जियांगजो से साउथ वेस्ट तक हजारों किलोमीटर का सफर है। बाहर हर जगह ब्लैक फॉग, थंडरस्टॉर्म और फ्लाइंग म्यूटेंट बीस्ट्स हैं। इतने लंबे क्रॉस वॉर जोन फ्लाइट में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। बैटलफील्ड पर पहुंचने के बाद तुम क्या करना चाहोगे? पहले आधा घंटा सांस लेना या फुल कंडीशन में लड़ना? शू शियाओदाओ ने तुरंत कहा, तो फिर प्लेन से ही चलते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इंजन गरज उठे। विशाल एयरक्राफ्ट ब्लैक स्टोन बेस से निकलकर नीचे फैले ब्लैक फॉग को चीरता हुआ साउथ वेस्ट की ओर तेज रफ्तार से उड़ गया। 1 घंटे से ज्यादा समय बाद एयरक्राफ्ट साउथ वेस्ट वॉर जोन की आउटर एरिया में पहुंच गया। खिड़की के बाहर आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था। भारी थंडर क्लाउड्स पहाड़ों के ऊपर दबे हुए थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क्स विशाल अजगरों की तरह बादलों के बीच घूम रहे थे। पायलट की आवाज आई, मिस्टर चिन, आगे 30 किलोमीटर पर
पर एक्सट्रीम थंडरस्टॉर्म जोन शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर गंभीर इंटरफेरेंस है। इससे आगे एयरक्राफ्ट क्रैश होने का खतरा है। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। कैबिन डोर धीरे धीरे खुल गया। तेज हवाएं और बर्फ जैसी ठंडी बारिश एयरक्राफ्ट के अंदर घुस आई। दूर माउंटेन सिटी थंडर लाइट और आग की लपटों में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। शू शियाओदाओ दरवाजे तक गया और 1000 मीटर नीचे की ऊंचाई पर नजर डालकर मुस्कुराया। ऐसी एंट्री ही इस यंग मास्टर को शोभा देती है। नेजा! धमाके के साथ 3 सिर और 6 भुजाओं वाला नेजा धर्मा फॉर्म उसके पीछे प्रकट हुआ। फायर टिप स्पीयर, यूनिवर्स रिंग और रेड आर्मिलरी सैश की परछाइयां एक एक करके उभर आईं। शू शियाओदाओ विंड फायर व्हील्स पर खड़ा हुआ और एयरक्राफ्ट से छलांग लगा दी। लाल आग की एक लकीर थंडर स्टॉर्म को चीरती हुई साउथ वेस्ट माउंटेन सिटी की ओर गिरने लगी। वह जलते हुए मीटियर की तरह नीचे जा रहा था। मॉन्स्टर्स, तुम्हारा यंग मास्टर आ गया। दूसरी ओर जियांग शिंगई के 6 पंख फैल गए। शुद्ध सफेद डिवाइन लाइट बारिश के बीच एक साफ क्षेत्र बनाती हुई फैल गई और मैं एयरक्राफ्ट के दरवाजे पर खड़ा था। मेरी पीठ पर 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन टैटू हल्का कांप रहा था। ब्लैक क्रिस्टल एयर फ्लो मेरे पैरों के नीचे इकट्ठा होने लगा। अगले ही पल मैंने भी एयरक्राफ्ट से कदम बाहर रख दिया। तेज हवाएं चेहरे से टकराईं। ब्लैक फॉग उफनने लगा। मैं ब्लैक क्रिस्टल एयर फ्लो पर खड़ा 1000 मीटर की ऊंचाई से तेजी से नीचे उतरने लगा। नीचे साउथ वेस्ट माउंटेन सिटी जल रहा था। थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड का विशाल शरीर शहर के किनारे खड़ा धीरे धीरे सिर उठा रहा था। उसे शायद हमारे आने का एहसास हो गया था। उसकी ब्लू पर्पल आंखें आसमान पर टिकी हुई थीं। उसके मुंह में जमा ब्लू पर्पल थंडर मैग्मा सीधे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इवैक्यूएशन पैसेज की ओर निशाना साधे हुए था। वहां अंतिम ट्रांसपोर्ट व्हीकल अभी टनल में दाखिल नहीं हुई थी। मैंने उस लेवल 6 म्यूटेंट बीस्ट की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, साउथ वेस्ट बैटलफील्ड, मैं पहुंच गया हूं। साउथ वेस्ट माउंटेन सिटी के ऊपर थंडर क्लाउड इतने नीचे झुके थे जैसे आसमान जमीन पर गिरने वाला हो। बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे पूरा आकाश उलटकर नीचे उड़ेल दिया गया हो। बारिश में ब्लैक फॉग पोल्यूशन और ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई थी। आर्मर्ड व्हीकल्स पर गिरते ही वे कान फाड़ देने वाली आवाजें निकाल रही थीं। सड़क पर जमा पानी किसी ऐसे कंडक्टिव नेटवर्क में बदल चुका था जो किसी को भी निगल सकता था। दूर थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड हर कदम के साथ ब्लू पर्पल लाइटनिंग को पानी में फैला रहा था। पूरी सिटी मानो एक विशाल थंडर डोमेन में कैद हो गई थी। नॉर्थ इवैक्यूएशन पैसेज के सामने अंतिम 3 इवैक्यूएशन कॉन्वॉयज अब भी पानी से भरे इलाके में फंसे हुए थे। मेडिकल व्हीकल शॉर्ट सर्किट हो चुकी थी। सिविलियन ट्रांसपोर्ट व्हीकल सड़क धंस जाने से अटक गई थी। रियर गार्ड कन्वॉय लगातार बीस्ट होर्ड के हमलों का सामना कर रही थी। घायलों की चीखें, बच्चों का रोना, सैनिकों की गर्जना और म्यूटेंट बीस्ट की दहाड़ें बारिश की आवाज के साथ मिलकर उस सड़क पर गूंज रही थीं, जिसे थंडर फील्ड किसी भी पल निगल सकता था। साउथ वेस्ट वॉर जोन के सुप्रीम कमांडर ली यूए अस्थायी कमांड व्हीकल के पास खड़े थे। उनकी मिलिट्री कैप पूरी तरह भीग चुकी थी। चेहरे पर यह पहचानना मुश्किल था कि पानी बारिश का था या पसीने का। कम्युनिकेटर में फ्रंट लाइन सोल्जर्स की आवाज लगभग बैठ चुकी थी। कमांडर, ईस्ट साइड रूइंस लगभग टूट चुकी हैं। ली यूए ने कम्युनिकेटर को इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। आखिरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को टनल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट, लेकिन थंडर फील्ड 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगी। ली यूए की आंखों में पहली बार असहायता दिखाई दी। तभी आसमान से तीखी हवा चीरने की आवाज आई। कमांडर, स्काई में हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड। ली यूए ने तुरंत सिर उठाया। भारी थंडर क्लाउड्स के नीचे 3 आकृतियां आसमान से उतर रही थीं। सबसे पहले एक सफेद डिवाइन लाइट नीचे आई। जियांग शिंगई के 6 पंख पूरी तरह फैल गए थे। 9 हेवंस मिस्टीरियस मेडन धर्मा फॉर्म उसके पीछे धुंधली दिखाई दे रही थी। उसने थंडर स्पिरिट जायंट लिजर्ड की ओर देखा तक नहीं। वह सीधे इवैक्यूएशन कॉन्वॉय के ऊपर उतरी, क्योंकि वहां कुछ लोग अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे। एक मिलिट्री डॉक्टर अभी अभी मेडिकल व्हीकल से कूदकर पानी में गिरे सैनिक को बचाने दौड़ा था कि ब्लू पर्पल इलेक्ट्रिक आर्क पानी के साथ उसके पैरों तक पहुंच गई। उसका पूरा शरीर झटका खाकर कांपा और वह घुटनों के बल पानी में गिर पड़ा। वाहन के अंदर से डरे हुए बच्चों की आवाज आई, डॉक्टर अंकल! थंडर फील्ड के प्रभाव से म्यूटेंट बीस्ट पूरी तरह पागल हो चुके थे। वे लगातार इवैक्यूएशन लाइन पर टूट पड़े। शू शियाओदाओ की फायर लाइन बीस्ट हॉर्ड के दबाव में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पीछे खिसक गई। तभी एक लेवल 4 थंडर आर्मर बीस्ट आग को चीरता हुआ उसकी ओर दौड़ा और जोरदार टक्कर मार दी। शू शियाओदाओ कई मीटर पीछे फिसल गया। उसके पीछे सिविलियन ट्रांसपोर्ट व्हीकल खड़ी थी। वाहन के अंदर से बच्चों के रोने और बुजुर्गों की दबाई हुई खांसी की आवाजें आ रही थीं। उसने नीचे देखा। दोनों हाथ टक्कर से सुन्न हो चुके थे। अगले ही पल उसने फायर टिप स्पीयर को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। लाल आग भाले के चारों ओर विस्फोट की तरह फैल गई। आगे बढ़ना चाहते हो? पहले इस यंग मास्टर के भाले से पूछो। नेजा धर्मा फॉर्म फिर से पूरी तरह प्रकट हो गया। 3 सिर और 6 भुजाएं इवैक्यूएशन पैसेज के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गईं। लाल फायर लाइन दोबारा जल उठी और बीस्ट हॉर्ड को जबरदस्ती 30 मीटर दूर रोक दिया। ली यूए तुरंत संभल गए और जोर से चिल्लाए, सभी सपोर्ट टीम्स सिविलियन स्टाफ की सहायता करें। आउटर डिफेंस लाइन को स्थिर रखो। सभी लोगों को सेफ जोन में पहुंचाओ। कन्वॉय आगे बढ़ती रहे। जो इवैक्यूएशन पैसेज कुछ समय पहले टूटने की कगार पर थी, उसे जियांग शिंगई और शू शियाओदाओ ने जबरदस्ती स्थिर कर दिया। शू शियाओदाओ के पीछे नेजा धर्मा फॉर्म पूरी तरह उभर आया। फायर टिप स्पीयर, यूनिवर्स रिंग और रेड आर्मिलरी सैश की 3 विशाल परछाइयां उसकी 6 भुजाओं के बीच घूम रही थीं। उसने पीछे मुड़कर कन्वॉय की ओर देखा। एक छोटी लड़की भीगे हुए कपड़े की गुड़िया को सीने से लगाए खिड़की के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार
लगातार आंसू बह रहे थे। शू शियाओदाओ के चेहरे की मुस्कान एक पल के लिए गायब हुई।